अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और सनसनीखेज़ तफ्तीशी कोर्ट कहानी सुनते हैं। एक रोज़ मैं दफ्तर से उठने की तैयारी कर ही रहा था कि मेरी सेक्रेटरी सलमा ने इंटरकॉम पर इतला दी, सर एक साहब आए हैं और आपसे मुलाकात के लिए इसरार कर रहे हैं तो इन्हें मेरे पास भेज दो। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? ओके सर, सेक्रेटरी ने यह कहकर राब्ता मुनक़ते कर दिया। वो माह जनवरी के बस्ती अय्याम थे। कराची में जितनी और जिस नौयत की भी सर्दी आती है, इससे अहलियाने कराची बखूबी वाकिफ़ हैं। गोया इन दिनों मौसम सरमा जोबन पर था, जिसकी वजह से काम पर भी असर पड़ा था। क्लाइंट्स की तादाद खासी कम हो गई थी। मैं पिछले आधे घंटे से बकौले शख्स से फारिग बैठा मक्खियाँ मार रहा था। ऐसे में किसी क्लाइंट की आमद की खबर मेरे लिए मुसरत से कम नहीं थी। थोड़ी ही देर के बाद जो गोरा चिट्टा शख्स मेरे चैम्बर में दाखिल हुआ, उसकी उम्र 70 के आसपास रही होगी। कद 6 फीट से 1-2 इंच निकलता हुआ और जिस्म दुबला पतला, हड्डियों का ढांचा समझ लें। उसने मुनासिब सी दाढ़ी भी रखी हुई थी। दाढ़ी, सर और भवों के बाल दूध के मानिंद सफ़ेद नजर आते थे। इस पर इस अल्लाह के बंदे ने सफ़ेदी शलवार कमीज भी पहन रखी थी। सर पर सफ़ेद दाढ़ी भी मौजूद थी। निगाह अव्वल में यही महसूस होता था कि बड़े मियाँ अभी अभी किसी मस्जिद से जुमा की नमाज पढ़कर बाहर निकले हैं। उसने मेरे चैम्बर में दाखिल होने के बाद बड़े करारी आवाज़ में कहा, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम सलाम, मैंने इसके सलाम का जवाब दिया। नशिस्त संभालने से पहले उसने मुसाफा ज़रूरी जाना और मेरी जानिब अपना किंग साइज़ हाथ बढ़ा दिया। अगर मैं इसके पड़े हुए हाथ को नज़रअंदाज कर देता तो मेरा ये फ़ेल बदअखलाक़ी के ज़ुमरे में आता। चुनाचे मैंने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। अगले ही लम्हे मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरा हाथ आहिनी शिकंजे में कस गया हो। मैं कोई मिट्टी का माधु नहीं था, एक जवान और सेहतमंद इंसान था, मगर मुझे ये तस्लीम करने में कोई आर नहीं कि इस शख्स के किंग साइज ढांचा नुमा हाथ की गिरफ्त फौलादी थी। मैंने बमुश्किल अपनी जान छुड़ाई और खुदा खुदा करके जब वो कुर्सी पर बैठ चुका तो मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, जी बड़े साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरे अल्फाज बड़े साहब ने उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात पैदा किए। चंद लम्हा पहले वो मुसाफा करते हुए जिस जवानी और ताकत का मुजाहरा कर चुका था, इसकी रोशनी में उसे मेरी जानिब से ऐसे अल्फाज की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। ताहम मेरी इस जिसारत पर उसने बरहमी का इजहार करने के बजाय गहरी संजीदगी से कहा, मेरा नाम तौफीक उमर है। मैं आपके पास एक नहायत ज़रूरी काम से आया हूँ। जी तौफीक उमर साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अपने ज़रूरी काम की वजाहत कर दें। बात ख़त्म करते ही मैंने रफ पैड और कलम संभाल लिया। उसने अपने सर को अस्पाती चुंबिश देते हुए कहा, दरअसल एक शख्स ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। कौन सा शख्स? मैंने इस्तफसार किया। नाम तो उसका फ़ारूक है, मगर वो फ़ारूक दादा कहलाता है। उसने बताया, महमूदाबाद में उसकी बदमाशी चलती है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। एक बदमाश से आपकी क्या दुश्मनी निकल आई? बेग साहब, मैं सीधी राह पर चलने वाला इंसान हूँ और किसी भी कीमत पर कानून को हाथ में लेने के हक़ में नहीं हूँ। वो पुरजोश अंदाज में बोला, वरना मैं चाहूँ तो उसकी सारी बदमाशी नाक के रास्ते भी निकाल सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक कानून पसंद और उसूल परस्त इंसान हैं, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, लेकिन ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस फारूक दादा को आपसे क्या मुखासिमत है? इसने आपको क्यों परेशान कर रखा है? दरअसल मेरी सारी परेशानी मुन्नी की वजह से है। वो खासे जज्बाती अंदाज में बोला, फारूक मुन्नी को तंग करता है और उस पर बुरी नज़र डालता है। फौरी तौर पर मेरे जहन में यही ख्याल आया कि मुन्नी इस जवान बुड्ढे की पोती या नवासी होगी या ज़्यादा से ज़्यादा बेटी हो सकती थी, लेकिन मैंने अपनी तसल्ली की खातिर पूछना ज़रूरी समझा, ये मुन्नी कौन है? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। मुन्नी निकनेम है, वो वजाहत करते हुए बोला, इसका असल नाम तो रुबीना है और ये मेरी बीवी है।
मुझे एक झटका सा लगा। मैं पूछे बिना न रह सका, आपने जिस बदमाश का जिक्र किया है, इस बदमाश की उम्र क्या होगी? यही कोई 28-30 साल, उसने जवाब दिया। शैम, मैंने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाई। इस कमीने को शर्म नहीं आई कि वो आपकी बेगम को छेड़ता है? कुछ उम्र ही का लिहाज कर लिया होता। बेग साहब, उसने ताज्जुबखेज नज़र से मुझे देखा। तो क्या आप मेरी बीवी को कोई बूढ़ी औरत समझ रहे हैं? भाई, जब आप 65 साल के हैं तो आपकी बेगम 50-55 से क्या कम होंगी? मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। आपका अंदाज़ा बिल्कुल गलत है जनाब, वो फखरी अंदाज में बोला। मुन्नी की उम्र सिर्फ 25 साल है। तो फिर ये आपकी सेकंड मैरिज होगी, मैंने बड़े एतमाद से कहा। जी, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है बेग साहब, वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला। 5 साल पहले मेरी पहली बीवी सफ़िया का इंतकाल हो गया था। ओह, मैंने हमदर्दी भरी नज़र से उसकी तरफ देखा। आपकी औलाद तो माशाअल्लाह अब जवान होगी। सफ़िया से मेरी कोई औलाद पैदा नहीं हुई, वो बांझ थी, तौफीक उमर ने बोझल आवाज़ में बताया। मैंने सफ़िया की आखिरी सांस तक उसका साथ निभाया था। लम्हा ब लम्हा इसकी कहानी में मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। मैंने पूछा, मुन्नी से आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 6 माह, उसने जवाब दिया। बहुत ही दुखी और मजलूम लड़की है जनाब, और मुतालिका भी। अगर मुन्नी के घरेलू हालात मेरे इल्म में न होते तो शायद मैं दूसरी शादी के बारे में सोचता भी नहीं। फिर उसने वजाहत करते हुए बताया कि उसकी महमूदाबाद नंबर 3 पर एक छोटी सी लाइब्रेरी है, जहां उसने स्कूल की किताबें, कापियां और स्टेशनरी वगैरह का सामान भी रखा हुआ है। मुन्नी की रिहाइश भी महमूदाबाद नंबर 3 पर ही थी, और वो अक्सर इसकी लाइब्रेरी से किताबें पढ़ने के लिए ले जाती थी। इस तरह इन दोनों में अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। दोनों एक दूसरे का एहतराम करते हैं। मुन्नी का बाप एक शराबी और जुआरी शख्स था। उसने मुन्नी की शादी जब अपने ही कुमाश के एक शख्स सुफियान से कर दी तो तौफीक को इस बात का दिली सदमा हुआ था। मुन्नी की माँ उसके बचपन में ही इंतकाल कर गई थी। बहरहाल मुन्नी और सुफियान की शादी बमुश्किल 1 साल भी न चल सकी और सुफियान ने उसे तलाक दे दी। इस मौके पर तौफीक मुन्नी के लिए खासा जज्बाती हो गया, और पता नहीं किस जज्बे के तहत उसने मुन्नी का हाथ थामने का फैसला कर लिया। उसने मुन्नी को अपने फैसले से आगाह करने में किसी हीलो हुज्जत या ताख़ीर की ज़रूरत नहीं की। इस दौरान में मुन्नी की इद्दत पूरी हो चुकी थी, और उसका बाप हनीफ खान भी जहरीली शराब पीने से मौत के मुंह में जा चुका था। लिहाजा जब मुन्नी को तौफीक की शक्ल में एक सहारा नजर आया तो उसने तौफीक की शादी की पेशकश को कबूल कर लिया। इस तरह 6 माह पहले वो मियाँ बीवी बन गए। तौफीक उमर की रिहाइश महमूदाबाद गेट पर थी। ये तमाम मालूमात मुझे तौफीक उमर ने फराहम की थीं। अपने बयान के इख्तिताम पर उसने गहरी संजीदगी से कहा, बेग साहब, मैंने मुन्नी से बाकायदा निकाह किया है। वो मेरी बीवी है, मेरी इज़्ज़त है। इसकी हिफाजत करना और उसे हर मुसीबत आफत से बचाना मेरी जिम्मेदारी है। ये फारूक दादा जैसे 2 टके के लुच्चे इस पर आवाज़ें कसें, इसे छेड़ें, ये मैं भला कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? मैं इस फारूक को ऐसा इबरतनाक सबक सिखाना चाहता हूँ कि इसकी आने वाली 7 नस्लें भी लफंगेपन के बारे में सोचते हुए कांप उठें। और इस काम के लिए मुझे आपकी मदद और ताउन की ज़रूरत है। मसलन, मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने पूछा। आपको 1-2 दिन मेरे घर आना होगा, वो मुझे अपने मंसूबे से आगाह करते हुए बोला। सिर्फ 1 घंटे के लिए, रात को 8 और 9 बजे के दरमियान। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फारूक किस तरह मेरी मुन्नी को परेशान करता है। उसकी बात सुनकर मुझे उलझन भी महसूस हुई और हैरत भी। मैं पूछे बिना न रह सका, क्या वो बदमाश एक मखसूस वक्त पर आपकी बीवी को तंग करता है? जी हाँ, ऐसी ही बात है। इस गोरे चुट्टे दराज कमर बूढ़े नौजवान ने इस बात में गर्दन हिलाई। पहले वो खबीस यही नाज़ेबा हरकतें रात 9 और 10 बजे के दरमियान किया करता था। मुन्नी ने जब मुझसे शिकायत की तो मैंने लाइब्रेरी से 1 घंटा पहले घर आना शुरू कर दिया, लिहाजा इसने भी अपनी कमीनगी के वक्त में तब्दीली कर ली। फिर तौफीक उमर ने मुझे बताया कि वो रोज़ाना सुबह 10 बजे लाइब्रेरी खोलता था। दोपहर में 3 से 5 बजे तक वो दुकान बंद करके लंच ब्रेक के लिए घर आ जाता था। दोबारा शाम 5 से रात 10 बजे तक वो लाइब्रेरी में मौजूद रहता था। ताहम इन दिनों वो रात 9 बजे लाइब्रेरी बंद करके घर आ जाया करता था।
اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، توفیق صاحب، آپ کی بیان کردہ تفصیل سے چند باتیں میری سمجھ میں آئی ہیں اور ایک بات کو میں سمجھنے سے قاصر رہا ہوں۔ ایسی کون سی باتیں ہیں بیگ صاحب؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں ان میں سے پہلی تو یہ ہے کہ وہ بدماش آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی بیگم کو چھیڑتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ اس کام کے لیے صرف رات ہی کو ترجیح دیتا ہے، ورنہ دن میں بھی تو آپ گھر سے دور اپنی لائبریری میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، وہ جوش بھرے لہجے میں بولا۔ آپ میرے مسئلے کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ ایک ذہین اور قابل وکیل ہیں۔ وہ ذلیل انسان اس ایسے وقت میں منی سے چھیڑخانی کرتا ہے جب میں گھر میں موجود نہ ہوں اور رات میں بھی نہ ہوں۔ ایسے وقت کا انتخاب وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اسے میری طرف سے کسی مزاحمت کا سامنا نہ ہو اور لوگ بھی اس کی اوچھی حرکات کا نوٹس نہ لے سکیں۔ اس سے ایک اور بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ فاروق دادا کہلانے والا وہ گنڈا آپ کے گھر کے بہت قریب آ کر ایسی گھٹیا حرکتیں کرتا ہے۔ میں نے ایک اہم نکتہ اٹھایا۔ جی ہاں، بہت نزدیک، گھر کے پچھواڑے۔ اس نے سر کو اثباتی چنبش دیتے ہوئے کہا، اگر وہ سامنے والی مین گلی میں آ کر ایسی کمینگی کریں تو 10 لوگوں کی نظروں میں آ جائے گا۔ وہ تاریکی کا فائدہ اٹھا کر گھر کے عقبی حصے میں پہنچتا ہے اور بیہودہ جملوں سے منی کو تنگ اور ہراساں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا وہ روزانہ ہی ایسی نیچ حرکت کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، روزانہ۔ اس موذی شخص نے میرا سکھ چین لوٹ لیا ہے۔ میں لائبریری بند کر کے پورا دن گھر میں نہیں بیٹھ سکتا اور نہ ہی میں منی کو اپنے ساتھ لائبریری لے کر جا سکتا ہوں۔ عورت کا اصل مقام گھر کی 4 دیواری کے اندر ہے۔ منی حجاب اور صوم و صلاۃ کی پابند ہے۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے تو میں نے اسے اپنایا ہے۔ توفیق صاحب، میں آپ کے مسئلے کو پوری تفصیل کے ساتھ سمجھ گیا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ فاروق کی حرکتیں قابل مذمت ہیں، جبکہ آپ کے عزائم قابل ستائش۔ ہر معقول شخص کو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ایسے ہی سنجیدہ اور جذباتی سوچ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ابھی تک میں یہ اندازہ لگانے سے قاصر ہوں کہ اس سارے معاملے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ جناب، سیدھی سی بات ہے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ جب آپ 1-2 بار میرے گھر میں موجود رہ کر فاروق کو وہ گھٹیا حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیں گے تو میرے پاس آپ کی گواہی کی شکل میں فاروق کے جرم کا ایک ٹھوس ثبوت آ جائے گا، جس کی بنا پر میں اس مردود کو تگنی کا ناچ نچا دوں گا۔ اس کام کے لیے خاص طور پر میں ہی کیوں؟ میں نے کہا، آپ محلے کے کسی بھی موذی شخص کو اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کہیں سے ٹیپ ریکارڈر یا کیسٹ پلیئر کا بندوبست کر کے اس شیطان کی آواز بھی ریکارڈ کر لیں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ آئیڈیا تو عمدہ ہے۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں خوشی کی چمک پیدا ہوئی۔ ایک تجربہ کار اور کامیاب وکیل کی یہی پہچان ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ! مگر کوئی اور نہیں، آپ ہی۔ میں کیسٹ پلیئر یا ٹیپ ریکارڈر جو آپ کی ضرورت ہوگی اس کا انتظام بھی کر دوں گا، مگر یہ کام ہر صورت میں آپ ہی کو کرنا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ میں ہی کیوں؟ اس کا آخری جملہ میرے دل کی آواز تھی، لہٰذا میں نے جلدی سے کہا، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تاخیر مناسب نہیں ہوتی توفیق صاحب۔ میرے پوچھنے سے پہلے آپ خود ہی بتا دیں، کیوں؟ کیونکہ ایک عام آدمی کی بنسبت وکیل زیادہ طاقتور اور مؤثر ہوتا ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ فاروق کے خلاف آپ کی گواہی اس کی لٹیا ڈبو دے گی۔ میں نے ایک منصوبہ سوچ رکھا ہے، اس میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ پھر میرے استفسار پر وہ اپنے منصوبے کی تفصیلات سے مجھے آگاہ کرنے لگا۔ اس کے مطابق وہ میری وکالت میں فاروق دادا پر کوئی دھانسو قسم کا کیس کرنا چاہتا تھا اور پھر میری گواہی کے زور پر وہ فاروق کو بھیڑیا، شیطان، ننگے انسانیت، معاشرتی ناسور اور جانے کیا کیا ثابت کر کے اسے ایک طویل عرصے کے لیے جیل بھجوانا چاہتا تھا۔ اس کے منصوبے کی تفصیل سن کر مجھے سخت افسوس ہوا۔ بڑھاپے میں جوان عورتوں سے شادی کرنے والے مردوں کا یہ درد مشترک ہے، انہیں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد محلے بدلنا پڑتے ہیں۔
अपनी बीवियों को हिजाब का पाबंद बनाना पड़ता है और तौफीक उमर जैसे गूनागून मसाइल का सामना करना पड़ता है, और ये हमारे माशरे की एक आम रविश है। बाज़ औक़ात आप बहुत मजबूर हो जाते हैं। आपके सामने कोई उल्लू का पट्टा खड़ा या बैठा होता है, मगर आप इसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन लम्हात में मेरी भी कुछ ऐसी ही कैफियत थी। बहरहाल मैंने निहायती तहम्मुल से कहा, तौफीक साहब, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकूँगा। जी, क्या मतलब? इसे एक झटका सा लगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने बदस्तूर मुतहम्मिल अंदाज में कहा। आपका मामला किसी वकील से मुतालिक नहीं है, ये सीधा सीधा पुलिस केस है। आप अपने इलाके के थाने जाकर फारूक दादा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं, वो लोग खुद ही इस बदमाश से निमट लेंगे। बेग साहब, आप भी कमाल करते हैं, वो खफगी आमेज लहजे में बोला। पुलिस फारूक से क्या कहेगी? हमारे मुल्क की पुलिस तो चोरों, डाकुओं और गुंडों की सरपरस्ती करती है। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती तौफीक साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं आपकी खातिर थाना इंचार्ज को फ़ोन करके फारूक के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए दरख्वास्त कर दूंगा। उसने सुनी अनसुनी करते हुए कदरे खुश्क लहजे में इस्तफसार किया। तो आप मेरी मदद करने को तैयार नहीं हैं? जो काम आप मुझसे लेना चाहते हैं उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा, मैंने वाज़े अल्फाज में कहा। आप अपने मंसूबे के लिए किसी और वकील से बात कर लें। ओके। उठकर खड़ा हो गया, फिर मेरी जानिब हाथ बढ़ाते हुए बोला, बेग साहब, आपने मुझे बहुत मायूस किया है। मैंने इसके मुसाफे के लिए बड़े हुए हाथ को थाम लिया और कहा, मैं आपके किसी काम नहीं आ सका, इसका मुझे सख्त अफसोस है। मायूसी के इन लम्हात में भी तौफीक उमर मेरे हाथ का कचूमर बनाने के ख्याल से पास नहीं आया था। वाकई उसका मुसाफा फौलादी था। तौफीक के जाने के बाद मैं भी घर के लिए रवाना हो गया और रास्ते भर इसी के बारे में सोचता रहा। अल्लाह ताला ने हर रंग, नस्ल और मिजाज के लोग पैदा किए हैं। तौफीक उमर भी उन्हीं में से एक था। मुझे उम्मीद थी कि अगर वो कल सुबह सिटी कोर्ट के अहाते में अपने मतलब का वकील तलाश करने की कोशिश करे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में इसकी मुराद पूरी हो जाएगी। पेशावर इंसान की ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ होती है, ख़ास तौर पर ऐसा पेशा जिसमें पब्लिक डीलिंग का अमल दखल हो। मैं सुबह घर से निकलता था। कोर्ट जाने से पहले अक्सर ऑफिस को लंच करना पड़ता था। दिन का इब्तिदाई हिस्सा एक अदालत से दूसरी अदालत में आते जाते गुजरता था। इसके बाद लंच और फिर ऑफिस। रात को ऑफिस से निकलकर घर पहुंचते पहुंचते 11 तो बज ही जाते थे। इस अफरा तफरी के मामूलात के पेश नज़र वो जवान बूढ़ा तौफीक उमर मेरे जहन से निकल गया। शायद वो दोबारा कभी मुझे याद ना आता, मगर एक वाक़ये ने उसकी ज़ात में मेरी दिलचस्पी को ताज़ा कर दिया। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल अपने ऑफिस में बैठा क्लाइंट्स को डील कर रहा था कि अपनी बारी पर एक बापर्दा औरत मेरे चैम्बर में दाखिल हुई। इसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं, बाकी का बदन हिजाब में था, हत्ता के हाथों में भी उसने दस्ताने पहन रखे थे। मैंने ऐसी ख़वातीन को माशरे में ज़िंदगी गुजारते और मुख्तलिफ शोबों में नक्लो हरकत करते देखा तो था, ताहम एक वकील की हैसियत से ये मेरा पहला तजुर्बा था। मैंने पेशावराना मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया और बैठने के लिए अपनी मेज़ की दूसरी तरफ बिछी कुर्सियों की सिमत इशारा कर दिया। जब वो इत्मीनान से नशिस्त संभाल चुकी तो मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, जी फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप तौफीक साहब को तो जानते होंगे। नकाब के नीचे से उसका इस्तफसार उभरा। मैंने पूछा, कौन तौफीक साहब? कोई 1 माह पहले वो आपसे मिलने आए थे, वो वजाहत करते हुए बोली। मैं इनकी बीवी हूँ, रुबीना। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया, और न ही तौफीक साहब मेरी याददाश्त में ताज़ा हो रहे हैं, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। अगर आप ये बता सकें कि आपके शौहर किस मकसद से मेरे पास आए थे तो शायद मुझे याद आ जाए। रुबीना नामी इस पर्दापोश खातून की आंखों में तज़ब्ज़ुब की परछाइयाँ लहराईं। इसके साथ ही मुझे इसके बदन में भी बेचैनी की कैफियत महसूस हुई। उसने नकाब की ओट ही से तस्दीक तलब लहजे में पूछा, आप मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट ही हैं ना? जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त जगह पर बैठी हैं, मैंने इस बात में जवाब दिया। मैं ही मिर्ज़ा अमजद बेग हूँ। उसके चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा। चेहरे से मेरी मुराद उसकी आंखें हैं, वरना आंखों के सिवा चेहरे के बाकी हिस्से तो नकाब में छुपे हुए थे।
वो कदरे मुतमईन अंदाज में बताने लगी, बेग साहब, मेरे शौहर एक गुंडे फारूक दादा के सिलसिले में आपके पास एक कोई अनोखा मंसूबा लेकर आए थे। वो इस गुंडे को आपकी मदद से सज़ा दिलवाना चाहते थे। और 1 मिनट, मैंने हाथ उठाकर इसे मज़ीद बोलने से रोक दिया। मेरे ज़हन में रोशनी का एक तेज़ झमाका हुआ था, जिसमें 65 साला बूढ़े जवान का चेहरा नुमायां हो गया था। मैंने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा, आप तौफीक उमर की बात कर रही हैं ना? जी हाँ। उसने जल्दी से उस बात में गर्दन हिलाई। तो आप मुन्नी हैं? मैंने बेसाख्ता पूछ लिया। तौफीक उमर को मैं वाक़ियतन भूल गया था। उसने अपनी बीवी का जिक्र करते हुए ज़्यादातर मुन्नी का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया था, इसलिए जब मेरे सामने बैठी हुई इस पर्दापोश खातून ने अपना नाम रुबीना बताया तो मेरा ध्यान मुन्नी की तरफ गया और न ही तौफीक उमर की तरफ। जी बेग साहब, मैं मुन्नी ही हूँ, उसने जवाब दिया। भाई, आपके शौहर तो बहुत दिलचस्प आदमी हैं, मैंने कदरे बेतकल्लुफ़ी से कहा। क्या अब उमर साहब ने अपने मंसूबे पर अमल दरामद के लिए आपको आगे बढ़ाया है? ऐसी कोई बात नहीं है बेग साहब, वो गुलूगीर आवाज़ में बोली। मैं चौंक उठा और तशवीशनाक लहजे में पूछा, फिर कैसी बात है? मुन्नी के लहजे ने मुझे बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने भर्राई हुई आवाज़ में बताया, किसी मंसूबे पर अमल करने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, न ही इसकी ज़रूरत बाकी रही है। पुलिस ने तौफीक साहब को गिरफ्तार कर लिया है। क्या? बेसाख्ता मेरी आवाज़ बुलंद हो गई। जी मैं सच कह रही हूँ, वो बदस्तूर परेशान आवाज़ में बोली। मैं इसी सिलसिले में आपके पास हाजिर हुई हूँ। आपके बारे में तौफीक साहब ही ने मुझे बताया है। इन्हें यकीन है कि अगर आपने उनके केस में हाथ डाल दिया तो वो बच जाएंगे। मेरा कलम रफ पेज पर तेज़ रफ्तारी से हरकत करने लगा। पुलिस ने तौफीक साहब को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? मैंने इस्तफसार किया। वो अपनी मोटी मोटी आंखों में नमी उतारते हुए गुलूगीर आवाज़ में बोली, इन्हें फारूक दादा के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। ये कब की बात है? ये 26 फरवरी दोपहर का वाक़या है, वो बताने लगी। वो हस्बे मामूल घर से तैयार होकर लाइब्रेरी गए थे। लगभग 11 बजे के करीब पुलिस इनकी लाइब्रेरी पर पहुंची और उन्हें फारूक के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके थाने ले गई। आज 28 फरवरी थी। मैंने कहा, इसका मतलब है कि पुलिस ने तौफीक साहब को 2 रोज़ पहले गिरफ्तार कर लिया है, यानी उन्होंने 27 फरवरी को मुलजिम को अदालत में पेश करके उसका रिमांड हासिल कर लिया होगा। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है बेग साहब, उसने सर को इस्पाती झुंबिश दी। इस वक्त तौफीक साहब अदालती रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। ये वाक़या कब और कहाँ पेश आया था? मैंने पूछा। मेरा मतलब है कि फारूक के कत्ल वाला वाक़या। फारूक दादा की लाश हमारे घर के पिछवाड़े कचरे के ढेर पर पड़ी हुई मिली थी, मुन्नी ने बताया। 26 फरवरी की सुबह जब भंगी इस तरफ सफाई करने पहुंचा तो उसने हमारे घर के अकब में एक लाश पड़ी देखी। भंगी के शोर मचाने पर मेले के काफ़ी लोग जमा हो गए। फिर फारूक दादा की हैसियत से इस लाश की शनाख्त कर ली गई। थाना हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं। पुलिस को इत्तला दे दी गई और फिर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की थी। उन्होंने मुझसे भी कई उल्टे सीधे सवालात किए। इसके बाद वो लाइब्रेरी पहुंचे और तौफीक साहब को फारूक के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। आपके घर के पिछवाड़े किसी गुंडे की लाश पड़ी मिलती है, मैंने मुन्नी की आंखों में देखते हुए कहा, और इसके कत्ल के इल्ज़ाम में आपके शौहर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस को किस बिना पर ये लगा कि फारूक दादा को तौफीक ने ही कत्ल किया होगा? इसकी चंद वजूहात हैं, वो ठहर ठहर कर बताने लगी। ये बात तो आपके इल्म में भी है कि इस लफंगे ने हमारा जीना दूभर कर रखा था। वो रोज़ाना घर के पिछवाड़े आकर मुझे तंग करता था। मुमकिन है कि तौफीक साहब ने इस हवाले से इधर उधर कोई बात की हो। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, दूसरी सबसे अहम वजह यह भी हो सकती है कि इस वाक़े से 1 रोज़ पहले फारूक और तौफीक में अच्छा खासा झगड़ा हो गया था, जिसमें तौफीक ने फारूक को ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ भी दी थीं। इस मौके पर काफ़ी लोग जमा हो गए थे। मुमकिन है कि इन धमकियों की वजह से पुलिस का ध्यान तौफीक की तरफ चला गया हो। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। आप मुझे इस झगड़े वाले वाक़ये की तफसील से आगाह करें
जिसमें आपके शौहर ने फारूक दादा को खतरनाक नताइज की संगीन धमकियां दी थीं। ये 24 फरवरी की शाम का वाकया है, वो मुतदिल अंदाज में बताने लगी। फारूक तौफीक साहब की लाइब्रेरी पर पहुंचा और उनके साथ बदतमीजी की। दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई। ताहम इससे पहले कि मारधाड़ शुरू होती, लोगों ने बीच बचाव करा के इन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया था। इसी मौके पर तौफीक ने फारूक को संगीन नताइज की धमकियां दी थीं। वो थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानती। आप थाने जाकर तौफीक साहब से एक मुलाकात कर लें, वो आपको इस वाक़ये की तफसील बता देंगे। ठीक है, मैं आज ही आपके शौहर से मिलूंगा, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। फिर ठहरे हुए लहजे में पूछा, आपका फारूक दादा की मौत के बारे में क्या ख्याल है? मैं समझी नहीं। उसकी उलझन भरी आवाज़ उभरी। मेरा मतलब है कि आपको तो यकीन है ना कि फारूक दादा के कत्ल से तौफीक साहब का दूर का भी वास्ता नहीं? जी हाँ, मुझे 100% यकीन है, वो बड़े एतमाद से बोली। अगर उन्होंने कानून को हाथ में लेना होता तो वो मदद के लिए आपके पास क्यों आते? मैंने मुन्नी से ये सवाल महज इस वजह से किया था कि इस बूढ़े जवान के पास जज्बाती डायलॉग मेरे जहन में गर्दिश करने लगे थे। मसलन इस 2 टके के लुच्चे फारूक को मैं ऐसा इबरतनाक सबक सिखाना चाहता हूँ कि इसकी आने वाली 7 नस्लें भी लफंगेपन के बारे में सोचने से कांप उठेंगी। बेग साहब, मैं किसी भी कीमत पर कानून को हाथ में लेने के हक में नहीं हूँ, वरना मैं चाहूँ तो इसकी सारी बदमाशी नाक के रास्ते भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो चुपके से अपने घर के अकब में जाकर इस शैतान की गर्दन दबोच लूँ, वगैरह वगैरह। इसी बिना पर मेरे जहन में एक ख्याल आ गया था कि कहीं इस खपती बुड्ढे ने जोश में आकर कोई ऐसी वैसी हरकत न कर डाली हो। एक इंतहाई ज़ाती सा सवाल है, मैंने मुन्नी की जानिब देखते हुए कहा। अगर आप माइंड न करें तो पूछूं? हमारा सबसे अहम ज़ाती मामला इस वक्त आपके हाथ में है बेग साहब, वो गहरी संजीदगी से बोली। आपको जो भी पूछना है बेधड़क पूछें, माइंड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने पूछा, क्या ये फारूक दादा तौफीक साहब से शादी के बाद आपके पीछे पड़ा था या आप इसे पहले से जानती थीं? मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। तौफीक साहब से शादी के कुछ ही अरसे बाद ये सिलसिला शुरू हो गया था। वो रात के अंधेरे में हमारे घर के पिछवाड़े आकर मुन्नी मुन्नी की आवाज़ें लगाता था। आपको ये कैसे पता चला कि घर के अकब में मुन्नी मुन्नी पुकारने वाला फारूक दादा ही है? मैंने किताब कलामी करते हुए सवाल किया। उसने खुद अपने बारे में मुझे बताया था, वो वजाहत करते हुए बोली। जब इब्तिदा में इसने मुझे पुकारना शुरू किया तो मुझे हैरत हुई कि ये कौन है जो मुझे घर के पिछवाड़े से पुकार रहा है। मैंने पलट कर पूछ लिया, ए भाई, कौन हो तुम? खुदा के लिए मुझे भाई ना कहो, उधर से जवाब आया। मैं इस इलाके का बदमाश हूँ फारूक दादा। क्या ये बदमाश गुंडे किसी के भाई नहीं हो सकते? मैंने पूछा। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? वो जल्दी से बोला, मगर मैं तुम्हारा भाई नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? दरअसल मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं मैं किसी की बीवी हूँ? मैंने कतरे सख्त लहजे में कहा। तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए शर्म आना चाहिए। मुझे शर्म नहीं आती बल्कि अफसोस होता है, वो संजीदगी से बोला। अफसोस? किस बात का अफसोस? मैंने बिगड़कर पूछा। इस बात का अफसोस कि तुम एक बुड्ढे खुसट के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, वो ढिठाई से बोला। मेरे सीने में जवान दिल धड़कता है और ये दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। बकवास बंद करो, मैंने इसे बुरी तरह छाड़ दिया। तौफीक साहब मेरे शौहर हैं, मैं इनके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती। तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ और फिर कभी दोबारा इस तरफ आने की कोशिश ना करना। खुद को दादा कहलवाता है और रात की तारीकी में छुप छुप कर घर के पिछवाड़े से आवाज़ें निकालता है। मैं चाहूँ तो सामने वाली गली से भी आ सकता हूँ, वो बहादुरी का मुजाहरा करते हुए बोला। मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी से, बस यही ख्याल आ जाता है कि मेरी वजह से तुम कहीं बदनाम ना हो जाओ। मैं मुन्नी की बदनामी से बहुत डरता हूँ। तुम जो सोच रहे हो और जो चाह रहे हो वो कभी और किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, मैंने 2 टोक लहजे में कहा। लिहाजा तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि मुन्नी के ख्याल को दिल से निकाल दो और दोबारा इस तरफ पलट कर भी ना देखो। लम्हाती तवक्कुफ के बाद उसने गहरी सांस ली और फिर बोली, ये फारूक दादा से मेरी पहली और आखिरी गुफ्तगू थी।
کیا آپ کی نصیحت کا اس پر کچھ اثر ہوا تھا؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ خاک بھی اثر نہیں ہوا، اس نے کہا۔ وہ بیزاری سے بولی۔ اس نے اپنی بیہودہ روش جاری رکھی اور ہمارے مکان کے پچھواڑے وہ پہنچتا، حلق سے جانور کی آواز نکالتا اور پھر وہی منی منی کی پکار اور مختلف انداز میں اظہار محبت۔ جانور کی آواز؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ جی بیگ صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ وہ گھر کے عقب میں پہنچ کر کسی نہ کسی کی جانور کی آواز نکالتا، مثلاً بلی، بکری، کتے کی آواز۔ ایک طرح سے وہ مجھے اپنی آمد کا سگنل دیتا تھا، مگر میں نے پہلے دن کے بعد سے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے یہ سارا معاملہ توفیق صاحب کو بتا دیا تھا۔ وہ خاصے پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی ٹائمنگ بھی تبدیل کی، لیکن اس خبیث کے معمول میں کوئی فرق نہ آیا۔ مکار نے اپنی ٹائمنگ بھی بدل دی تھی۔ توفیق صاحب نے کئی بار اس شیطان سے بھیڑنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن میں نے انہیں ایسا کرنے سے روکے رکھا۔ پھر وہ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کے پاس آ گئے۔ آپ کے عدم تعاون نے انہیں مایوس کر دیا۔ وہ دن رات اسی بذات کے بارے میں سوچتے اور فکر مند ہوتے رہتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ معاملہ خدا کے سپرد کیا اور لائبریری کی پرانی ٹائمنگ کے مطابق وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے، اور پھر چند روز بعد ہی یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اپنے معاملے کو خدا کے سپرد کرنا بہت اچھی بات ہے، اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، مگر اس کے ساتھ ہی زمینی حقائق کو بھی نظر میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ خدا نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے کر دوسری مخلوقات پر فوقیت عطا کی ہے، لہٰذا اس سمجھ بوجھ کو کام میں لانا ہم پر فرض ہے۔ میں سانس ہموار کرنے کے لیے تھما اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کے مسئلے کا سیدھا سیدھا حل تو یہ تھا کہ تھانے جا کر فاروق دادا کے خلاف رپورٹ درج کروا دیتے۔ تھانے سے 2 اہلکار آپ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتے۔ جب فاروق گھر کے عقب میں آ کر جانوروں کی آواز نکالتا اور منی منی پکارتا تو اس کے جرم کا ثبوت مل جاتا۔ پھر پولیس کیسے اس کے خلاف کارروائی نہ کرتی؟ میں نے توفیق صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا، وہ جلدی سے بولی، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ انہیں پولیس والوں پر ذرا بھی بھروسہ نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ تھانے میں کسی کے ساتھ پھڈا کر کے کوئی نیا مسئلہ نہ کھڑا کر دیں۔ پولیس والوں سے انہیں شدید نفرت ہے۔ آپ نے تو انہیں صرف رپورٹ درج کرانے کا مشورہ دیا تھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں نے تو انہیں پیشکش کی تھی کہ اگر انہیں پولیس والوں پر اعتماد نہیں تو میں تھانہ انچارج کو فون کر کے فاروق دادا کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی ہدایت کر دوں گا، مگر میری بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی اور وہ ناراض ہو کر میرے دفتر سے چلے گئے تھے۔ جو ہو گیا اسے بھول جائیں بیگ صاحب، وہ منت ریز لہجے میں بولی۔ آپ کسی بھی طرح توفیق صاحب کو اس مصیبت سے نجات دلا دیں، یہ آپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ مطمئن ہو کر گھر جائیں، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ جب تک آپ کے شوہر ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہیں، کوئی عملی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ میں آج آفس سے اٹھنے کے بعد تھانے جا کر ان سے ملاقات کر لوں گا۔ آپ کل اسی وقت دوبارہ میرے پاس آ جائیں، پھر باقی کے معاملات طے کر لیں گے۔ میں آپ کی فیس کے پیسے ساتھ لے کر آئی ہوں، وہ پرس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی۔ اگر آپ چاہیں تو۔ نہیں، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا۔ آپ کل جب میرے پاس آئیں گی تو اس وقت فیس بھی لے لوں گا۔ پہلے میں توفیق سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ اس کیس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو گئی۔ اچانک اس بوڑھے جوان کے معاملے میں میری دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ منی نے مقتول فاروق کے اظہار محبت کے حوالے سے بھی خاصے مذاق خیز انکشافات کیے تھے۔ میرے استفسار کے جوابات میں اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ فاروق روزانہ ہی اس کے گھر کے عقب میں آ کر پہلے مختلف جانوروں کی آوازیں نکالتا تھا اور پھر عامیانہ انداز میں اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرتا تھا۔ جب میں نے پوچھا کہ کیا وہ وقت کا اتنا ہی پابند اور دھن کا ایسا ہی پکا تھا کہ کبھی چھٹی نہیں کرتا تھا، تو اس نے جواب دیا تھا کہ ایسی بات نہیں، وہ کبھی کبھی 1-2 دن کے لیے غائب بھی ہو جاتا تھا اور ان دنوں وہ شکرانے کے نفل پڑھا کرتی تھی۔ بہرحال یہ سلسلہ کئی ماہ تک چلتا رہا اور اس کا خاتمہ فاروق کے خاتمے پر ہوا تھا۔ اس روز دفتر سے فارغ ہونے کے بعد میں گھر کا رخ کرنے سے پہلے متعلقہ تھانے جا کر توفیق سے ملا۔ ریمانڈ پر
पुलिस की तहवील में किसी मुलजिम से मुलाकात के लिए कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल करना पड़ते हैं, इसकी तफसील पहले भी कई बार बयान की जा चुकी है। तौफीक उमर की ये मुझसे दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात में मुझे इसकी बूढ़ी हड्डियों में जो जोशो खरोश और तनतना नजर आया था, वो इस वक्त मफकूद था। हवालात में गुजरने वाली चंद रातों ने ही उसकी हालत ख़राब कर दी थी। मुझ पर निगाह पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे यकीन था कि आप मेरा केस ज़रूर लेंगे। वो हवालात के फर्श से उठकर मेरी जानिब बढ़ा, मगर आहिनी सलाखों ने उसे मुझ तक नहीं पहुंचने दिया। मैंने ब्रीफ केस खोलकर चंद अहम कागजात निकाले, जिनमें वकालतनामा और दरखास्त जमानत सरे फहरिस्त थीं। इस नौइयत के अहम कागजात हर वकील के पास रेडी होते हैं, बस इनमें मौक्किल के हिसाब से खानापुरी करना होती है। मैंने इन तमाम कागजात पर तौफीक के दस्तखत लिए और मज़कूरा कागजात को दोबारा ब्रीफ केस में रखने के बाद तौफीक की जानिब मुतवज्जा हो गया। ये क्या माजरा है तौफीक साहब? माजरा जो भी है वो आपके सामने है, वो बोझल आवाज़ में बोला। अगर आपने मेरी बात मान ली होती तो फारूक आज जेल की संगलाख दीवारों के पीछे सांस ले रहा होता, लेकिन कुदरत अपने तरीके से काम करती है। जिसकी सांसें पूरी हो चुकी हों वो मानो मिट्टी के नीचे ही जाता है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, आपकी तरफ से मायूस होने के बाद मैंने इस मामले को खुदा पर छोड़ दिया था और अपनी पुरानी टाइमिंग के मुताबिक लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया था। मैंने मुन्नी को हिदायत कर दी थी कि वो किसी भी कीमत पर इस लफंगे की किसी बात का जवाब न दे। घर की अकबी दीवार इतनी बुलंद है कि वो इसके ऊपर से अंदर सहन में झांक नहीं सकता था, और अकबी दरवाज़ा आहनी है जिस पर मोटा ताला पड़ा रहता है। फारूक ने इस अरसे में कई बार मुन्नी से वो दरवाज़ा खोलने की दरख्वास्त भी की थी ताकि वो रूबरू मुन्नी से बातें कर सके। ताहम मुन्नी ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और कभी इस लोफर की बातों में नहीं आई। मैंने मुन्नी पर वाज़ेह कर दिया था कि अगर कभी वो तमाम अखलाकी हुदूद को फलांगते हुए अकबी दीवार कूदकर घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करे तो मुन्नी फौरन चोर चोर का शोर मचाते हुए घर के सामने वाले दरवाजे से निकलकर बाहर गली में आ जाए। माशाअल्लाह, मुन्नी खासी समझदार और हिम्मत वाली औरत है। उसने मेरी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाया, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। अल्लाह ने ऐसा मौका आने से पहले ही शैतान का खात्मा कर दिया। खस्तम जहाँ पाक। आखिरी जुमला उसने ऐसे बदमज़ा अंदाज में अदा किया था जैसे इसके मुंह में कोई नहायत ही कड़वी शय आ गई हो। इस रवैये से तौफीक की मकतूल से नफरत का इजहार होता था। फारूक ने मुन्नी के हवाले से पिछले कुछ अरसे से जो गैर अखलाकी वतीरा अपना रखा था, इसकी रोशनी में तौफीक इससे मोहब्बत तो हरगिज़ नहीं कर सकता था। तौफीक साहब, फारूक दादा का कत्ल आपके घर के पिछवाड़े हुआ है। उसके खामोश होने पर मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इसकी लाश कचरे के ढेर पर पड़ी मिली है और आपको इस कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरी मालूमात के मुताबिक आपकी गिरफ्तारी का सबब वो झगड़ा है जो बकुआ से एक रोज़ पहले आपका मकतूल के साथ हुआ था, जिसमें आपने इसे संगीन नताइज की धमकियाँ दी थीं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं बेग साहब, वो अस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। इस कमीने ने इस रोज़ मेरी लाइब्रेरी पहुंचकर ऐसी बेहूदगी की थी कि मुझे भी ताव आ गया। मेरे मुंह में जो भी आया मैं बोलता चला गया। मुझे याद है जब मैं बहुत ज़्यादा जोशो जज्बात में था तो तब मैंने इसे जान से मारने की धमकी भी दी थी, और मेरे इन्हीं अल्फाज ने आज मुझे थाने में पहुंचा दिया है और इसके बाद मैं अदालत पहुंचने वाला हूं। इसके बाद तौफीक उमर ने मुझे इस झगड़े की तफसील से आगाह किया। मैं सरे दस्त आपको इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। इन मामलात का जिक्र अदालती कार्रवाई के दौरान में मुनासिब मौके पर आएगा। तौफीक साहब, जब आपका मकतूल फारूक के साथ झगड़ा हो रहा था तो वहाँ दर्जन भर अफराद भी जमा हो गए थे, जिन्हें आप तमाशाई भी कह सकते हैं। मैंने सवालात के सिलसिले को समेटते हुए कहा, इनमें मादूद चंद आपके हमदर्द होंगे जिन्होंने मेरी मालूमात के मुताबिक आप लोगों को दस्तों गिरेबां होने से रोका, वरना कोई बड़ा हादसा भी जन्म ले सकता था। वो मेरे हाथों पिटता, बहुत बुरी तरह पिटता। तौफीक ने दोनों हाथों की मुट्ठियां खोलकर बंद करते हुए जहरखन लहजे में कहा। उसके साथ ही बूढ़े जवान का पूरा वजूद भी कपकपा उठा था।
ہر انسان کی کارکردگی کی ایک حد ہوتی ہے اور ڈھلتی ہوئی عمر کے ساتھ کارکردگی رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، مگر حقیقت اور قانون فطرت یہی ہے جو کسی بوڑھے جوان کے لیے تبدیل نہیں ہو سکتی۔ توفیق صاحب، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا چاہیے اور کچھ بھی بولنے سے پہلے اسے اچھی طرح تول لینا چاہیے۔ جس مجمع کے سامنے آپ نے فاروق کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، میرے اندازے کے مطابق انہی میں سے چند لوگ پولیس کے ہتھے چڑھ گئے ہیں جنہیں آپ کو فاروق کے قتل کے الزام میں دھر لیا گیا ہے۔ میں نے تھوڑا رک کر ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، جہاں انسان کے 10 دوست ہوتے ہیں، وہیں ایک آدھ دشمن بھی چھپا بیٹھا ہوتا ہے جو موقع کی تاک میں رہتا ہے تاکہ نقصان پہنچا سکے۔ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی پیش آیا ہے۔ توفیق عمر نے گردن جھکا دی اور حوالات کی آہنی سلاخوں کو تھامتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں آتے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ میں اس واقعے کے بعد سے سخت پریشان ہوں۔ اب اوپر خدا اور نیچے آپ ہیں۔ میری ساری امیدیں آپ ہی سے لگی ہیں۔ بات کے اختتام پر اس کی آواز بھرا گئی۔ اگر خدا پر بھروسہ ہے تو وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ ان کاغذات پر میں نے اپنے بریف کیس کو تھپتھپایا۔ آپ کے دستخط لینے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کا کیس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، چنانچہ آپ ہر فکر اور پریشانی کو اپنے ذہن سے نکال کر دور پھینک دیں۔ تھینک یو بیگ صاحب۔ وہ تشکرانہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے چند ضروری ہدایات دیں اور عدالت میں ملاقات کا وعدہ کر کے تھانے سے نکل آیا۔ اگلے روز منی ایک بار پھر میرے آفس میں موجود تھی۔ رسمی الیک سلیک کے بعد اس نے مجھ سے سوال کیا، بیگ صاحب، آپ نے توفیق صاحب کا کیس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے نا؟ جی ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور اسے اپنی فیس کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے فوراً اپنے ہینڈ بیگ میں سے فیس کی رقم نکال کر میرے حوالے کر دی۔ میں نے فیس کی وصولی کی رسید بنا کر اس کے حوالے کی اور کہا، عدالتی اخراجات اس کے علاوہ ہوں گے جو یقیناً آپ ہی کو برداشت کرنا ہوں گے۔ ٹھیک ہے بیگ صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولی، میں تمام اخراجات برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ توفیق باعزت بری ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تو میں نے صرف آپ کے شوہر کی اسٹوری سنی ہے۔ پولیس جب عدالت میں چالان پیش کرے گی تو استغاثہ کی رپورٹ کی شکل میں بہت سی نئی باتیں سامنے آئیں گی جن میں زیادہ تر آپ کے شوہر کے خلاف جائیں گی۔ بہرحال، میں نے ذرا رک کر ایک گہری سانس لی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، جو بھی صورتحال سامنے آئے گی میں سنبھال لوں گا۔ وہ تشکرانہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، روبینہ صاحبہ، اچھی طرح سوچ کر بتائیں، کیا 24 فروری کی رات بھی فاروق آپ کے گھر کے پچھواڑے آپ کو پریشان کرنے آیا تھا؟ 24 فروری؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ جی 24 فروری، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جس شام فاروق اور توفیق میں جھگڑا ہوا تھا۔ بالکل آیا تھا بیگ صاحب، وہ پروسوکھ لہجے میں بولی، لیکن اس وقت تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ شام میں اس نے توفیق سے کوئی پھڈا وغیرہ کیا ہے۔ وہ آیا ہوگا، کسی جانور کی آواز نکال کر آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہوگی، میں نے کہا۔ اس کے بعد وہ آپ کو پکارنے لگا ہوگا۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے سر کو اثباتی جنبش دی، لیکن اتنے عرصے کے ناخوشگوار تجربے کے بعد میں نے اس کی آواز اور باتوں پر توجہ دینا چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی وہ ہمارے گھر کے پچھواڑے نمودار ہوتا، میں توفیق صاحب کی ہدایت کے مطابق گھر کے بیرونی دروازے کو کھول دیا کرتی تھی تاکہ اگر کبھی وہ مردود دیوار پھاند کر گھر کے اندر کود آئے تو میں گھر سے باہر نکل کر شور مچا سکوں۔ لیکن ایسا سنگین واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ میں نے پوچھا، جی اللہ کا شکر ہے، وہ ممنونیت سے بولی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بدمعاش مستقل مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بزدل شخص بھی تھا، میں نے کہا، اور یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا، جیسے کسی نے خاص طور پر اسے یہ مشن سونپا ہو۔ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں جناب؟ وہ بے بسی سے آنکھیں جھپکاتے ہوئے بولی۔ میں نے پوچھا، وقوعہ کی رات کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟
मैं समझी नहीं बेग साहब। उसकी आंखों में तजब्जुब उभरा। आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या बकुआ की रात यानी कि 25 फरवरी को भी मकतूल आपके घर के पिछवाड़े आया था? उसने किसी जानवर की आवाज़ निकालकर आपको मुतवज्जा करने की कोशिश की थी? नहीं, वो सरसराती हुई सी आवाज़ में बोली। इस रात वो घर के अक़ब में नहीं आया था। यानी मैं इसकी मौजूदगी से वाकिफ़ नहीं, क्योंकि उसने ना तो किसी जानवर की आवाज़ निकाली थी और न ही मुझे पुकारा था। इसके बावजूद भी अगली सुबह फारूक दादा की लाश आपके घर के पिछवाड़े के कचरे के ढेर पर पड़ी मिली थी। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि वो बकुआ की रात आपके घर के अक़ब में आया तो था, मगर किसी जानवर की आवाज़ निकालने से पहले ही वो मौत के मुंह में चला गया। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इस शैतान के साथ उस रात क्या हुआ था। वो सादा से लहजे में बोली, लगता है कि अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल करके इस मुसीबत से हमें निजात दिला दी है, और इस मौजूदा मुसीबत से भी आपको वही निजात दिलाएगा। मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा, आप पूरे इत्मीनान के साथ घर जाएं। खुदा आपकी ज़बान मुबारक करे बेग साहब। वो उठकर खड़ी हो गई, फिर मेरा शुक्रिया अदा करके दफ्तर से रुखसत हो गई। रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद पुलिस ने चालान अदालत में पेश कर दिया। मैंने अपना वकालतनामा और मुलजिम की दरखास्ती ज़मानत दायर कर दी और मुलजिम की ज़मानत के हक़ में दलाइल देना शुरू किए। दूसरी जानिब से वकील इस्तग़ासा ने ज़मानत रुकवाने के लिए ज़ोर लगाया। जैसे कि पहले भी इस अमर की कई बार वजाहत की जा चुकी है कि कत्ल के मुलजिम की ज़मानत नामुमकिन की हद तक मुश्किल होती है। आधे घंटे की गर्मा गर्म बहस के बाद अदालत ने मुलजिम की ज़मानत को नामंजूर करते हुए इसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। फिर 15 दिन बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। हम अदालत के कमरे से बाहर आए तो मुन्नी खासी मायूस नजर आई। कॉरिडोर में चलते हुए उसने दिल शिकस्ता लहजे में कहा, बेग साहब, मैं तो तवक्को कर रही थी कि तौफीक की ज़मानत हो जाएगी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, क्या इससे पहले कभी आपका अदालत से वास्ता पड़ा है? नहीं, बराह रास्त नहीं। उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मेरे चचा मरहूम एक घर में किराएदार की हैसियत से रहते थे। इनका अपने मालिक के मकान से तनाज़ा इतना बढ़ गया था कि ये केस अदालत तक चला गया था। इस केस की सारी तफसीलात हैं मेरी याददाश्त में। मालिक मकान और किराएदार के बीच पैदा होने वाला तनाज़ा और कत्ल के केस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है रुबीना साहिबा। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, आप हिम्मत न हारें। कत्ल के मुलजिम की ज़मानत बहुत मुश्किल से होती है। अभी तो इस केस की इब्तिदा है। अपने हौसले को जवान रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। आप कह रहे हैं तो मैं यकीन कर लेती हूँ। वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली, जाहिर है अदालत और कानूनी मामलात को आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मुझे आपकी सलाहियतों पर पूरा भरोसा है। मैंने इसे तसल्ली दिलासा देकर रुखसत कर दिया। अगली तारीख 15 रोज़ बाद थी। इस दौरान में मुझे इस केस को स्टडी करने का भरपूर मौका मिल गया था। इस्तग़ासा ने रिपोर्ट तैयार करते वक्त मुलजिम की ज़ात के हवाले से चंद चीज़ों को उजागर करके उसे फारूक दादा के कत्ल के केस में मुलविस करने की अपनी सी कोशिश की थी। मैं इसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इस्तग़ासा के मुताबिक मुलजिम तौफीक उमर एक कुसीला और झगड़ालू शख्स था और उसकी फितरत में शक का अंसर शामिल था। बुढ़ापे में जब उसने खुद से 40 साल छोटी एक नौजवान औरत से शादी की तो गोया उसके पर निकल आए थे। वो खुद को जवानों से ज़्यादा जवान जाहिर करने लगा। उसे इस बात पर बड़ा फ़ख्र बल्कि गुरूर था कि वो 65 साल की उम्र में एक 25 साला औरत का शौहर है। इस तफाखुर ने उसकी शख्सियत में और मिजाज में एक अजीब तरह का अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर दिया था। कोई भूले से भी उसकी बीवी की तरफ देख लेता तो वो यही समझता कि वो शख्स इसकी बीवी को ले उड़ेगा। हर वक्त अपनी बीवी के खोने का धड़का उसे लगा रहता। इस कैफियत ने उसे नफ्सियाती कशमकश में मुब्तला कर दिया और इसी नफ्सियाती आरसे ने मुलजिम के जहन में ये बात बिठा दी कि मकतूल इसकी बीवी को बरगलाने बाल्फाज़े दीगर हथियाने के चक्कर में है। मुलजिम ने कई लोगों के सामने मकतूल की नाज़ेबा हरकतों का तज़किरा भी किया था। हालांकि ये हकीकत है कि मकतूल का इसकी बीवी से दूर दूर का भी कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं था। बस
इतनी सी बात थी कि मुलजिम और इसकी बीवी एक साथ जाते देखकर मकतूल ने 2-3 बार तंज़िया अंदाज में मुस्कुराहट ज़रूर दी थी और यह मुमकिन है कि उसने कोई एक आध जुमला भी फेंक दिया हो। इसके बाद इस्तग़ासा की रिपोर्ट में इस झगड़े का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया था जो पुलिस ने 24 फरवरी की शाम मुलजिम और मकतूल के बीच बताया था, जिसमें मुलजिम ने मकतूल को जान से मारने की खतरनाक धमकी दी थी। ये इशू इस्तग़ासा के लिए बड़ी अहमियत का हामिल था क्योंकि इस झगड़े के अगले ही रोज़ फारूक दादा मुर्दा हालत में पाया गया था और वो भी तौफीक उमर के घर के पिछवाड़े कचरे के ढेर पर। लिहाजा पुलिस का ध्यान तौफीक की तरफ जाना एक फितरी और वाक़ियाती अमर था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल फारूक की मौत 25 फरवरी की रात 8 और 9 बजे के दरमियान वाक़ई हुई थी। इसका सबब वो भारी ब्लॉक था जो तामीराती काम में इस्तेमाल होता है। कातिल ने वज़नी ब्लॉक मकतूल के सर पर मारा था जिससे इसकी खोपड़ी के परखचे उड़ गए थे। ब्लॉक की ज़रब ऐसी खतरनाक उपकारी थी कि मकतूल को सांस लेने का भी मौका नहीं मिल सका था और वो पलक झपकते में मौत के मुंह में चला गया था। इसकी लाश के करीब ही वो कातिल ब्लॉक भी पड़ा हुआ मिल गया था। ब्लॉक के एक हिस्से पर मिलने वाला खून और इसमें चुपके हुए बाल मकतूल फारूक ही के थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी दर्ज था कि मकतूल की खोपड़ी के अगवी हिस्से को खासतौर पर निशाना बनाया गया था जो इसकी फौरी मौत का सबब बन गया था। खोपड़ी का सामने वाला हिस्सा यानी पेशानी वगैरह टूट फूट से महफूज रही थी। इससे वाज़ेह हो जाता था कि कातिल ने मकतूल की बेखबरी में अक़ब से इस पर एक भरपूर वार किया था। अगर मकतूल को अपने अक़ब में कातिल की मौजूदगी का एहसास हो जाता तो वो अपना यकीनी बचाव कर सकता था। 15 रोज़ बाद अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी केस की इब्तिदाई चंद पेशियाँ तकनीकी मामलात की नज़र हो जाती हैं। यह अदालती कार्रवाई खासी बोर और खुश्क होती है। अदालत की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ लगभग 3 माह के बाद हुआ। जज ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इसके बाद इस्तग़ासा के गवाहों का सिलसिला शुरू हुआ, मगर इससे पहले मुलजिम का हल्फिया बयान रिकॉर्ड किया गया। इस्तग़ासा की जानिब से 8 गवाहों की फहरिस्त अदालत में पेश की गई थी, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इन्हीं गवाहों का जिक्र करूँगा जिनके बयान में कोई ख़ास बात मौजूद होगी। मुलजिम ने अदालत के रूबरू वही बयान रिकॉर्ड कराया जो इससे पहले वो पुलिस को दे चुका था। ये बयान नहायत ही मुख्तसर और नपा-तुला था जिसमें तौफीक उमर ने मेरी हिदायत का ख़ास तौर पर ख्याल रखा था। मुलजिम का बयान रिकॉर्ड हो चुका तो वकील इस्तग़ासा जिरा के लिए एक्यूज़ बॉक्स के पास चला गया। इसके तेवर खासे खतरनाक दिखाई देते थे। वो मुलजिम की आंखों में देखते हुए जारहाना अंदाज में बोला, बड़े साहब, इस वक्त तुम्हारी उम्र क्या होगी? 66वां साल चल रहा है। मुलजिम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। मैंने हवालात में मुलाकात के दौरान में और बाद भी अपने मौक्किल को अच्छी तरह ये बात समझा दी थी कि इसे अदालत और वकील इस्तग़ासा का सामना किस अंदाज में करना है। लिहाजा वो मेरी हिदायत के मुताबिक नहायत ही ठंडे दिलो दिमाग से अपना केस डील कर रहा था। क्या ये दुरुस्त है कि 1 साल पहले तुमने शादी की थी? वकील इस्तग़ासा जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बोला। जी, ये दुरुस्त है। मुलजिम ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। क्या ये भी दुरुस्त है कि तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे 40 साल छोटी है? मुलजिम ने इस्बात में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। ये उम्रों का कोई अजीब सा मेल नहीं है? वकील इस्तग़ासा ने मुंह बिगाड़ कर कहा। इस तफावत की वजह से देखने वाले तो यही समझते होंगे कि बाप बेटी जा रहे हैं। तौफीक के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, ताहम वो नहायत ही मुतहम्मिल लहजे में बोला, मुमकिन है बाज़ कजफहम लोगों के ज़हनों में इस किस्म के ख़यालात पैदा होते हों, मगर हमने चूँकि बाकायदा निकाह किया है और हम कानून व शरन मियाँ बीवी हैं, लिहाजा हमने किसी बात की कभी भी परवाह नहीं की कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। जवान बीवियों के बूढ़े शौहरों को हमारे माशरे में उमूमन कदम कदम पर अजीब व गरीब सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। यकीनन ये मसला तुम्हारे साथ भी रहा होगा। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। मुलजिम ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया।
सिवाय मकतूल फारूक की बेहूदगी के हमें कभी भी ऐसी किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। मकतूल फारूक, वकील इस्तग़ासा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। इस शख्स की तुमसे क्या दुश्मनी थी? तुमने क्यों इसकी जान ले ली? मैंने किसी की जान नहीं ली और न ही मेरी किसी से दुश्मनी थी। मेरी तवक्को से बढ़कर मुल्ज़िम ने एतमाद का मुज़ाहरा करते हुए कहा, बल्कि वो शैतान खुद ही मेरी बीवी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। क्या हाथ धोकर पीछे पड़ गया था? वकील इस्तग़ासा ने तफरीह लेने वाले अंदाज में पूछा। वो मेरी बीवी को तंग करता था। रात की तारीकी में जब मैं घर में मौजूद नहीं होता था तो वो मर्दूद हमारे मकान के पिछवाड़े आकर इसे छेड़ता था। बेहुदा और वाहियात जुमलों की मदद से वो इजहार मोहब्बत करता था। हम इसकी इन कमीनी हरकतों की वजह से आजिज़ थे। यानी कि सूरत हाल वही थी जिसका थोड़ी देर पहले मैंने तज़किरा किया है। वकील इस्तग़ासा ने चुभते हुए लहजे में कहा। जवान बीवियों के बूढ़े शौहरों को अक्सर नाखुशगवार मसाइल का सामना करना पड़ता है ना? आप ये बार बार बूढ़ा किसे कह रहे हैं? मुल्ज़िम वकील इस्तग़ासा के सवाल का जवाब देने के बजाय बिगड़ कर बोला। तुम्हें और किसे? वकील इस्तग़ासा ने गहरी संजीदगी से कहा। क्या 66 साल की उम्र में भी तुम खुद को बूढ़ा नहीं समझते? हरगिज़ नहीं, मुल्ज़िम चमक कर बोला। शायद आपने ये मुहावरा नहीं सुना वकील साहब, बीसी खीसी साटा पाठा। मुहावरा मैंने सुन रखा है, वकील इस्तग़ासा ने एतमाद से कहा, मगर तुम्हारी हालत और सेहत को देखकर लगता है कि पाठा तुम्हारे अंदर या बाहर आसपास कहीं मौजूद नहीं। मुल्ज़िम को जलाल आ गया। वकील इस्तग़ासा ने इसकी दुखती हुई रग को छेड़ दिया था। वो वकील इस्तग़ासा की आंखों में आंखें डालते हुए बोला। वकील साहब, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? वकील इस्तग़ासा बौखला गया। वकील साहब, आप एक अक्लमंद और समझदार इंसान हैं। मुल्ज़िम ने ठहरे हुए लहजे में बोलना शुरू किया। मैंने सुख की सांस ली कि तौफीक ने जोश में आने के बजाय खुद को मुतदिल कर लिया था। आपने कानून की मोटी मोटी किताबें पढ़ रखी हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी बात आपकी समझ में ना आई हो। बहरहाल मैं ही वजाहत कर देता हूँ। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने गहरी सांस ली और फिर बोला। मेरे कहने का मकसद ये था वकील साहब कि आप खुद को सेहतमंद और जवान समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो करारी आवाज़ में बोला, मैं वाकई सेहतमंद और जवान हूँ। वकील इस्तग़ासा ने अपनी ज़ात के हवाले से जो दावा किया था वो उसको देखकर सच्चा लगता था, मगर दूसरी तरफ भी 66 साल तौफीक उमर था। वो आसानी से वकील इस्तग़ासा की जान छोड़ने के मूड में नज़र नहीं आता था। वकील साहब, मुल्ज़िम ने गंभीर अंदाज में कहा, मेरी मौजूदा हालत और सेहत को देखकर आपने मुझे एक बूढ़ा मरियल शख्स करार दे दिया है। ठीक है, ये 66 साल मरियल सा बूढ़ा आप जैसे जवान राना को मुसाफिर की दावत देता है। क्या आप मेरी इस दावत को कबूल करेंगे? जज निहायती तवज्जो से ये सारी कार्रवाई देख रहा था। उसकी आंखों चेहरे के तासुरात से जाहिर होता था कि वो मुल्ज़िम और वकील इस्तग़ासा के दरमियान होने वाली अजीब, दिलचस्प और सनसनीखेज़ गुफ्तगू से महसूस भी हो रहा था। ये सूरत हाल मेरे मुवक्किल यानी कि इस केस के मुल्ज़िम तौफीक के हक़ में जाती थी। वकील इस्तग़ासा मुल्ज़िम की दावत के जवाब में न पाए रफ्तन न जाए मानदन ऐसी कैफियत का शिकार नजर आने लगा था। चंद लम्हे पहले वो सेहतमंद और जवान होने का दावा कर चुका था, लिहाजा दावत को कबूल न करना भरी अदालत में अपनी भर्द उड़वाने के मुतरादिफ होता। वो इज़्तिरारी लहजे में बोला, क्यों नहीं, क्यों नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या है? ये कहते हुए मुल्ज़िम ने मुसाफिर के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वकील इस्तग़ासा ने झट अपना हाथ मुल्ज़िम के हाथ में दे दिया। इसके साथ ही अदालत के कमरे में एक कर्बनाक चीख बुलंद हुई। ये चीख यकीनन वकील इस्तग़ासा के हलक से खारिज हुई थी। मुल्ज़िम के हड्डियों भरे हाथ की फौलादी गिरफ्त ने वकील इस्तग़ासा के हाथ का गोया कीमा बना डाला था। उसके चेहरे पर असियत मुजस्सिम होकर रह गई थी। अदालत के कमरे में मौजूद तमाम अफराद और जज हैरत और उलझन भरी नज़रों से वकील इस्तग़ासा को पेश आने वाली सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहे थे। मुल्ज़िम ने 2-4 तूफ़ानी शेक हैंड के झटके देने के बाद वकील इस्तग़ासा के हाथ को अपने हाथ की आहनी जकड़ से आज़ाद कर दिया।
वकील इस्तगासा खिसियाने अंदाज में अपने हाथ को खोल बंद करके तकलीफ की शिद्दत को कम करने की कोशिश करने लगा। वकील साहब, आपको अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि मैंने 65 साल की उम्र में किसी 25 साल की औरत से शादी की है, तो मुझ में इसकी अहलियत भी मौजूद है। मैं न सिर्फ ये कि अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत कर सकता हूँ, बल्कि इसकी तरफ उठने वाली किसी भी मैली निगाह से निमटने का हौसला भी रखता हूँ। लेकिन वो चंद लम्हात के लिए थमा, एक तवील सांस खारिज की और फिर बोला, लेकिन इसके साथ ही मैं एक अमन पसंद और कानून का एहतराम करने वाला शहरी हूँ। अगर मुझे कानून को हाथ में लेना होता तो मैं बहुत पहले इस कुंडे से उलझ जाता। मैंने हर तरफ से मायूस होकर अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया था और अल्लाह ने अपनी हिकमत से इस माशरती नासूर को इबरतनाक अंजाम से दो चार कर दिया। अगर आपकी इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए कि मकतूल आपकी बीवी को काफ़ी अरसे से परेशान कर रहा था, तो फिर एक नहायत ही अहम सवाल पैदा होता है। वकील इस्तगासा तुमसे आप पर आते हुए कदरे नर्म लहजे में बोला। कौन सा सवाल? मुलजिम ने पूछा। ऐसी सूरत में आपको फौरन थाने जाकर मकतूल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए थी। क्या आपकी तरफ से ऐसी कोई शिकायत मुतालिका थाने में दर्ज है? वकील इस्तगासा ने पूछा। ये वही कमज़ोरी थी जो इब्तिदा से ही इस केस के साथ न थी चली आ रही थी। मुझे इस बात का यकीन था कि वकील इस्तगासा की जानिब से ऐसा सवाल आ सकता है और वो आ गया था। वकील इस्तगासा के इस्तफसार के जवाब में मुलजिम ने दो टोक लहजे में कहा, नहीं। क्यों? वकील इस्तगासा ने पूछा। इसलिए कि मुझे पुलिस पर ज़रा सा भी एतबार नहीं, वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला। वकील इस्तगासा भमें सुकेड़ कर बोला, ये क्या बात हुई? भला ये कोई बात हुई या नहीं? मुलजिम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, जो हकीकत है मैंने आपको बता दी है। क्या ये सच है कि वक़्वा से एक रोज़ पहले यानी 24 फरवरी की शाम आपका मकतूल के साथ ज़बरदस्त किस्म का झगड़ा हुआ था? वकील इस्तगासा ने दरियाफ्त किया। तौफीक उमर ने जब से वकील इस्तगासा के हाथ की मिजाज पुरसी की थी, इसके अंदाज में बूढ़े जवान के लिए कदरे एहतराम का रंग छलकने लगा था। रवैया इसका अब भी जारहाना था, ताहम तर्ज़े तकल्लुम तुमसे आप पर आ गया था। जी हाँ, ये सच है, मुलजिम ने जवाब दिया। मकतूल किसी तारीखी किताब के हुसूल के लिए आपकी लाइब्रेरी पहुंचा था? वकील इस्तगासा ने नपे तुले अल्फाज में चिराग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा। आप इसे देखते ही आप बगोला हो गए थे। ज़बानी तकरार से शुरू होने वाला मामला हाथापाई तक पहुंचा। अगर लोग बीच बचाव ना कराते तो वहाँ भी कोई संगीन वाक़या पेश आ सकता था। मैं तो ना ही आग बगोला हुआ था और न ही बहसो तकरार में पहल की थी, मुलजिम ने ठहरे हुए लहजे में बताया। बेहूदगी का आगाज़ मकतूल की तरफ से हुआ था। मैं पहले तो बर्दाश्त करता रहा और जब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो मैंने भी इस लफंगे को बेनुकत सुना डाली और इन्हीं बेनुकत में आपने मकतूल को कत्ल की धमकी भी दी थी। वकील इस्तगासा ने कटीले लहजे में इस्तफसार किया। इस धमकी के अगले ही रोज़ यानी 25 फरवरी की रात मकतूल आपके घर के अक़ब में कचरे के ढेर पर मुर्दा हालत में पाया गया था। मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मुलजिम गहरी संजीदगी से बोला। वकील इस्तगासा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है आपका? मकतूल फारूक 25 फरवरी की रात को नहीं बल्कि 26 फरवरी की सुबह मेरे मकान के पिछवाड़े कचरे के ढेर पर मुर्दा हालत में पाया गया था, मुलजिम ने बड़े सख्त अंदाज में तस्दीक करते हुए कहा। हमारे इलाके के स्वीपर जावेद ने इसकी लाश दरियाफ्त की थी, मगर वकील इस्तगासा ने मानदाना नज़र से मुलजिम को घूरा। मकतूल की मौत 25 फरवरी की रात को 8 और 9 बजे के दरमियान वाक़ हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस अमर की तस्दीक करती है। मुलजिम ने वकील इस्तगासा की वजाहत पर कोई तबसरा करना ज़रूरी न समझा। वकील इस्तगासा ने मज़ीद एक दो सवालात पूछने के बाद अपनी जिरा मौकूफ़ कर दी। अपनी बारी पर मैं अपने मौकिल के पास पहुंच गया और जिरा का आगाज़ करते हुए पूछा, तौफीक साहब, वक़्वा से एक दो रोज़ पहले मकतूल कौन सी तारीख़ी किताब लेने आपकी लाइब्रेरी पहुंचा था? ये बिल्कुल गलत बात है कि वो कोई तारीख़ी किताब मेरे पास लेने के लिए आया था।
वो गहरी संजीदगी से बोला, वो पिछले कुछ अरसे से हमें जिस तरह परेशान कर रहा था, इन हालात की रोशनी में उसका मेरे पास आने का कोई जवाज ही नहीं बनता था। वो किताब के बहाने सीधा सीधा मुझसे फड्डा करने आया था। तौफीक उमर इस वाक़ये की तफसील से मुझे आगाह कर चुका था, लेकिन मैं चूँकि इन तमाम हक़ाइक़ को ड्रामाई अंदाज में अदालत के सामने लाना चाहता था, इसलिए चौंके हुए लहजे में मुलजिम से पूछा, किताब के बहाने फंडा करने, ये क्या कहानी है? ये बड़ी शर्मनाक कहानी है, मुलजिम ने ठहरे हुए अंदाज में कहा, फिर जज की जानिब देखते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, अगर मुअज़्ज़िज़ अदालत की इजाज़त हो तो मैं इस कहानी को मुख्तसरन बयान करना चाहता हूँ। जब तौफीक उमर ने मुझे इस वाक़ये के बारे में बताया था तो मैंने उसे हिदायत की थी कि इस मामले को अदालत में किस तरह पेश करना है। इन लम्हात में वो मिनोअन मेरी हिदायत पर अमल करता दिखाई देता था। परमिशन ग्रांटेड, जज ने मुलजिम की तरफ देखते हुए कहा। अदालत की जानिब से इजाज़त मिलते ही तौफीक शुरू हो गया, जनाब आली। वो बराह रास्त जज से मुखातिब था। वक़ुआ से एक रोज़ पहले यानी कि 24 फरवरी की शाम लगभग 5 बजे मकतूल मेरी लाइब्रेरी पर आया। इसे देखकर मेरा माथा ठनका। मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया कि ये शैतान सिफ्त आदमी यकीनन यहाँ कोई फितना जगाने आया है। बहरहाल मैंने पहल नहीं की और सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। बड़े साहब, मुझे 2-3 किताबें पढ़ने के लिए चाहिए, वो बड़ी रसान से बोला। चंद रोज़ के बाद वापस कर दूंगा। उसने चूँकि कोई गलत बात नहीं की थी, लिहाजा मैंने बिल्कुल कारोबारी अंदाज में पूछा, कौन सी किताबें? वही पुरस्कार अंदाज में वो आवाज़ दबाकर बोला। मुझे उसका अंदाज पसंद न आया। वही कौन सी? मैंने सवाल किया। वो किताबें जिनसे लड़कियां फंसाई जाती हैं, वो बड़े भोंडे तरीके से मुस्कुराते हुए धीमी आवाज़ में बोला, जिनकी शाया करने और बेचने पर सख्त पाबंदी है। मेरा मतलब है कि ममनुआ किताबें। 1 मिनट, मैंने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही हाथ उठाकर तंबीही अंदाज में कहा, मेरी लाइब्रेरी में इस नौइयत की किताबें नहीं होती, आप गलत जगह पर आ गए हैं। अच्छा तो बड़े मियाँ, अब तुम मुझे चक्कर दोगे? वो अचानक बदतमीज़ी पर उतर आया। मैं मान ही नहीं सकता कि तुमने बातस्वीर किताबों का वो स्टॉक अपनी लाइब्रेरी से उठा लिया होगा। इन्हीं सनसनीखेज़ किताबों की मदद से तो तुमने इस उम्र में एक नौजवान लौंडिया को फांसा है। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुर्श लहजे में कहा। मुन्नी की ज़ात के हवाले से उसने बहुत रकीक जुमला कहा था। वाह वाह, सुबहान अल्लाह, सच्ची बात वाकई बहुत कड़वी होती है। उसने मुझे ताव दिलाने की कोशिश की। क्या यह गलत है कि मुन्नी शादी से पहले तुम्हारी लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए किताबें ले जाया करती थी? ये बात गलत नहीं है, मगर जो कुछ तुम कह रहे हो इसकी कोई हकीकत नहीं है और न ही हकीकत से इसका दूर का भी वास्ता है। मैंने गुस्से को ज़ब्त करते हुए कहा, वो माशरती नावल पढ़ने के लिए ले जाती थी। माशरती नावल? उसने ये अल्फाज ऐसे जहरीले अंदाज में दोहराए कि मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं सब समझता हूँ कि इन माशरती नावलों की आड़ में कौन कौन सी ममनुआ गंदी किताबें इस लाइब्रेरी से जाती हैं। तुम एक हवसपरस्त ठरकी बुड्ढे हो। इस महल्ले की नौजवान नस्ल के जहनों में जहर उंडेल रहे हो तुम। मैं तुम्हारी लाइब्रेरी पर छापा पड़वा दूंगा पुलिस का। तुम इन तमाम गंदे रसायल के साथ गिरफ्तार कर लिए जाओगे। मैं यहाँ तक इसकी बकबक और यावागोई को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन जब इसने मुन्नी के बारे में बदकलामी शुरू की तो मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। मेरा पैमाना सब्र लबरेज होते ही मैं फट पड़ा और जो भी मुंह में आया बोलता चला गया। इसी दौरान मैंने इस खबीज को जान से मारने की धमकी भी दी थी। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक आसूदा सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, अगर उस रोज़ लोग बीच बचाव न कराते तो खुदा की कसम हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचता। मुन्नी की इंसल्ट ने मेरा दिमाग उलट दिया था। इसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया। जज ने 10 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड। आइंदा पेशी पर इस्तग़ासा की जानिब से 3 गवाह भुगताए गए, जिनके नाम अलल तरतीब मोहम्मद रफ़ीक, रियासत अली और कदीर अहमद थे। मोहम्मद रफ़ीक और रियासत अली इस बात के ऐनी शाहिद थे कि मुलजिम तौफीक ने मकतूल को बड़े ख़तरनाक अंदाज में जान से मारने की धमकी दी थी।
इस बात का इकरार तो मुलजिम खुद पिछली पेशी पर अदालत के रूबरू कर चुका था। ताहम इस तगासा की पेशकश का अंदाज खासा मुनफरिद और चटपटा था। आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद रफ़ीक और रियासत अली के बयानात की रोशनी में किस किस्म की अदालती कार्रवाई हुई होगी। तीसरा गवाह कदीर अहमद वो शख्स था जिसके साथ मुलजिम अक्सर अपने घरेलू हालात का रोना रोता रहता था और मकतूल की नाज़ेबा हरकतों के बारे में उसे बताता रहता था। कदीर ने अदालत को बताया कि कई बार मुलजिम ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि अगर उसका बस चले तो वह इस फारूक कमीने की मुंडी मरोड़ डाले। इन तीनों गवाहों को इस तगाज़ा की जानिब से पेश करने का सिर्फ एक ही मकसद था और वो ये कि अदालत को बावर कराया जाए कि मुलजिम अपने दिल में मकतूल के लिए शदीद तरीन नफ़रत और इंतकामी जज्बात रखता था और बड़े खुले डुले अंदाज में इसे जान से मारने की धमकी दे चुका था। एक बात का मैं जिक्र करना भूल गया और वो ये कि इस पेशी पर 3 नहीं बल्कि इस तगाज़ा की जानिब से 4 गवाह पेश किए गए थे और चौथा गवाह जावेद उर्फ जीदा वो सुई पर जिसने मकतूल फारूक दादा की लाश दरियाफ्त की थी और रियासत और कदीर की तरह जीदे के बयान में भी कोई चौंका देने वाली बात नहीं थी। जीदा हस्ब मामूल गलियों की सफाई करते हुए इस इलाके में पहुंचा था। वो जमा होने वाले कचरे को मुलजिम के घर के अकबी हिस्से में फेंका करता था जहां से केएमसी का ट्रक उठा के ले जाता था। वकुआ के रोज़ जब वो कचरे वाली ट्राली को धकेलते हुए मुलजिम के घर के पिछवाड़े पहुंचा तो वहां एक लाश को देखकर हैरान रह गया। उसने शोर मचाकर अहले महल्ला को जमा कर लिया। इसके बाद ये मामला थाने तक पहुंचा था। अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने में 20-25 मिनट बाकी थे। मैंने जज की जानिब देखते हुए कहा, जनाब अली, मैं इस केस के तफ्तीशी अफसर से चंद ज़रूरी सवालात करना चाहता हूँ। जज ने फ़ौरन मेरी फरमाइश पूरी कर दी। किसी भी तफ्तीशी अफसर की हैसियत इस तगासा के गवाह के बराबर होती है, लेकिन वो इस तगासा का हकीकी वारिस होता है, इसीलिए इसे हर पेशी पर अदालत में हाजिर रहना पड़ता है। मैं अमूमन इब्तिदाई में तफ्तीशी अफसर से सवाल जवाब कर लिया करता हूँ, लेकिन इस केस में मैंने दानिस्ता बाद में इसकी तरफ तवज्जो की थी और इसकी भी एक ख़ास वजह थी। आईओ ओहदे के एतबार से सब इंस्पेक्टर था। उसका नाम जुनैद अली मालूम हुआ। वो एक हैंडसम और स्मार्ट पुलिस ऑफिसर था। मैंने आईओ जुनैद अली की आंखों में देखते हुए कहा, आईओ साहब, क्या आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तवज्जो से पढ़ा है? ये एक इंतहाई सादा सा सवाल था। भला ये कैसे मुमकिन था कि किसी तफ्तीशी अफसर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को न देखा हो? इसी रिपोर्ट की बिना पर तो इस तगासा की इमारत की बुनियाद रखी जाती है। इंक्वायरी ऑफिसर ने चौंक कर मेरी जानिब देखा और बड़े एतमाद से बोला, जी हाँ, एक बार नहीं, मैंने कई बार इसे पढ़ा है और निहायत तवज्जो के साथ। वेरी गुड, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल फारूक की मौत 25 फरवरी की रात 8 और 9 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। क्या आप इस तारीख और वक्त से इत्तफाक करते हैं? क्यों नहीं? वो खासे मजबूत लहजे में बोला, यकीनन मकतूल की मौत 25 फरवरी की रात ही को वाक़ हुई थी, क्योंकि जब 26 फरवरी की सुबह मैंने चाय वकुआ पर पहुंचकर मकतूल की लाश का मुआयना किया तो मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया कि मकतूल को इस दुनिया से रुखसत हुए 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। इसकी खोपड़ी बुरी तरह कुचली हुई थी और वहाँ से खारिज होने वाला खून भी सर और गर्दन समेत बालाई जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जम चुका था। गोया मैंने आईओ की आंखों में झांकते हुए पूछा, आपको इस अमर में कोई शक व शुबा नहीं कि मकतूल फारूक की मौत 25 फरवरी की रात 8 और 9 बजे के दरमियान ही वाक़ हुई थी? जी हाँ, मुझे किसी किस्म का कोई शक नहीं, वो पुरवसूख अंदाज में बोला। मैंने अपना माहिराना तज्ज़िया आपके सामने पेश कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे तज्ज़िये की तस्दीक करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता, लिहाजा अम्र वाक़ई यह है कि मकतूल फारूक की मौत 25 फरवरी की रात 8 और 9 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। थैंक यू आईओ साहब, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और इस मेज़ की जानिब बढ़ गया जिस पर आले कत्ल एक सेलोफीन बैग के अंदर पैक पड़ा था। केस की समाअत के दौरान मैं एक चौबी मेज़ पर
आला कत्ल और दीगर मुतल्लिका अशिया हर वक्त मौजूद रहती हैं। मैं काफ़ी देर से इस केस के इंक्वायरी ऑफिसर के साथ जो अटखेलियाँ कर रहा था, इस पर जज महसूस और वकील इस्तग़ासा मकदर हो रहा था। वकील इस्तग़ासा की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा सांप निकालने वाला हूँ। सांप तो मैं वाकई निकालने वाला था और इस नेक काम में अब ज़्यादा देर नहीं थी। मैंने चौबी मेज़ के पास पहुंचकर सेलोफेन बैग में महफूज आला कत्ल की तरफ इशारा करते हुए आइयो से सवाल किया, आपके ख्याल में इस ब्लॉक से खतरनाक वार करके मकतूल फारूक को मौत के घाट उतारा गया था? इसमें मेरे से ज़्यादा लेबॉर्टरी टेस्ट की रिपोर्ट का अमल दखल है। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मैंने जाए वक़ुआ पर लाश के मुआयने के बाद जो नताइज अख़ज़ किए थे, लेबॉर्टरी टेस्ट ने इनकी तस्दीक की है। ब्लॉक के एक कोने पर मकतूल का खून और इस खून में मकतूल के सर के चंद बाल चिपके हुए मिले थे। खून खुश्क होकर स्याह रंगत इख्तियार कर चुका है। अगर आप चाहें तो ब्लॉक को चेक कर सकते हैं। किसी चेकिंग की ज़रूरत नहीं माय डियर, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब मैं आपसे 2-3 मुख्तसर सवाल जो पूछूंगा, इनका आप बहुत सोच समझकर जवाब देंगे। वो उलझन आमेज़ अंदाज में मुझे देखने लगा। वकील इस्तग़ासा की हालत भी इतनी थी। वो बार बार पहलू बदल रहा था और मुसलसल मानदाना नज़र से मुझे देख रहा था। अगर यही सवाल जवाब मैं इस्तग़ासा के किसी आम गवाह से कर रहा होता तो वो ऑब्जेक्शन योर ऑनर का नारा लगाते हुए कई बार बीच में कूद चुका होता। मैं वकील मुखालिफ की मजबूरी और बेबसी को बड़े भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रहा था। आइयो साहब, मैंने इंक्वायरी ऑफिसर को इंतज़ार की जहमत से बचाते हुए दबंग लहजे में कहा, हालत वाक़ियात और पोस्टमार्टम और लेबॉर्टरी रिपोर्ट से ये साबित होता है कि मकतूल फारूक 25 फरवरी की रात 8 और 9 बजे के दरमियान मुलजिम तौफीक उमर के घर के पिछवाड़े कचरे के ढेर के पास मौजूद था। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं जनाब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो पूरे तयक्कुन से बोला। इस दौरान में वो वहाँ मौजूद था, जब तो इसकी लाश उधर पड़ी मिली थी। मकतूल की मौत खोपड़ी चटकने से वाक़ हुई थी और तबाहाल खोपड़ी का मुआयना ये बताता है कि ब्लॉक से सर के अकवी हिस्से पर वार किया गया था। मैंने आइयो को अल्फाज के जाल में बांधते हुए कहा, इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि कातिल ने मकतूल की बेखबरी में अकब से पर वार किया था। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं, वो बड़े इत्मीनान से बोला। और इससे यह भी साबित होता है कि कातिल मकतूल का ताक़ुब करते हुए वहाँ तक पहुँचा था। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, कातिल पहले से वहाँ छुपा बैठा था या दबे कदमों मकतूल का ताक़ुब करते हुए जाए वक़ुआ तक पहुँचा था? इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आइयो झुंझुलाहट आमेज़ अंदाज में बोला। हकीकत यह है कि कातिल ने मकतूल की बेखबरी में उसकी खोपड़ी के अकवी हिस्से पर भारी ब्लॉक का वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया था। कातिल ने मकतूल को मौत के घाट उतार दिया था। मैंने आइयो के अल्फाज को दोहराया और अजीब से लहजे में पूछा, आपका मतलब है कि 25 फरवरी की रात 8 और 9 बजे के दरमियान कातिल और मकतूल दोनों मुलजिम के घर के पिछवाड़े में मौजूद थे? जी हाँ, मेरा यही मतलब है। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। उसने सादगी से मेरे पीछे हुए जाल में कदम रख दिया था। मैंने एक झटके से जाल को समेटते हुए कतरे जारहाना अंदाज में पूछा, आइयो साहब, ये बात तो समझ में आ रही है कि मकतूल से आपका इशारा फारूक दादा की तरफ है, जिसकी लाश मुलजिम के घर के पिछवाड़े कचरे के ढेर पर पड़ी हुई मिली थी। लेकिन मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली और फिर कहा, ज़रा ये भी वजाहत कर दें कि कातिल से आपकी मुराद कौन है? वाह वाह, सुबहान अल्लाह, वकील इस्तग़ासा की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो जहर में बुझे हुए अल्फाज में बोला, यानी कि सारी रात किस्सा ज़ुलेखा चलता रहा और सुबह पूछा जा रहा है कि ज़ुलेखा औरत थी या मर्द। इस केस को अदालत में लगे कई माह गुजर गए, समाअत आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और मेरे फाजिल दोस्त को ये भी मालूम नहीं कि इनके मुवक्किल पर फारूक दादा के कातिल होने का इल्ज़ाम है। कितनी मासूमियत से पूछ रहे हैं, कातिल से आपकी मुराद कौन है? मैंने वकील इस्तग़ासा के जहरीले जुमले को सब्र और तहम्मुल की ढाल से रोका, फिर अपने मखसूस तपाने वाले अंदाज में कहा,
माय डियर काउंसलर, आपने ये कहकर मेरी मुश्किल आसान कर दी है कि मेरे मुवक्किल तौफीक उमर पर फारूक दादा के कत्ल का इल्ज़ाम है। यानी जब तक इस्तग़ासा मुअज़्ज़िज़ अदालत के रूबरू इस इल्ज़ाम को दुरुस्त साबित नहीं कर देता, मेरे मुवक्किल को कातिल नहीं कहा जा सकता। वैसे मैं आपकी चंद बातों से मुकम्मल इत्तेफ़ाक करता हूँ। मसलन, मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके इजाफ़ा करते हुए कहा, मसलन ये कि इस केस को अदालत में लगे कई माह गुज़र गए, समाअत आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, वग़ैरह वग़ैरह। इसके साथ ही मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी डिफेंस और आईओ के दरमियान मुदाखलत की ज़हमत ना करें। आईओ साहब इस केस के बारे में सबसे ज़्यादा वाक़ियाती और तकनीकी मालूमात रखते हैं। वो मेरे हर सवाल का बआसानी जवाब दे सकते हैं। बफ़र्ज़ मुहाल अगर आईओ साहब किसी मरहले पर लाजवाब हो जाएं, तो आप इनकी मदद के लिए आज़ाद होंगे। मेरी इस वजाहत ने वकील इस्तग़ासा को सुलगा कर रख दिया। वो मुँह से कुछ नहीं बोला। हम उसके चेहरे से खौफनाक तासुर से यही नज़र आता था कि अगर उसका बस चले तो वो मुझे कच्चा ही चबा डालेगा। मैं इसे नज़रअंदाज करके आईओ की जानिब मुतवज्जा हो गया। जी आईओ साहब, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए अपने सवाल को दोहराया। कातिल से आपकी मुराद कौन है? मुल्ज़िम तौफीक, उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। यानी मेरा मुवक्किल 66 साला तौफीक उमर। जब तौफीक से मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो वो 65 साल का था, मगर इस केस के दौरान में इसकी उम्र 66 साल हो गई थी। आईओ ने मेरे सवाल के जवाब में कहा, जी हाँ यही। बात के इख्तिताम पर उसने मुल्ज़िम की जानिब इशारा कर दिया। क्या आप मुल्ज़िम को सुपरमैन समझते हैं? मैंने तंज़िया लहजे में पूछा। क्या मतलब है आपका? मेरे सवाल पर वो पूरी तरह चौंका। मतलब ये कि मैंने मज़े ले लेकर वजाहत करते हुए कहा, वो सुपरमैन की तरह उड़ सकता है, एक लम्हा यहाँ और दूसरे लम्हे शू करके वहाँ। या फिर आपके ख्याल में मुल्ज़िम ने अपने हमज़ाद को तस्ख़ीर कर रखा है? हरगिज़ नहीं, वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला। मुल्ज़िम सुपरमैन नहीं और न ही इसने अपने हमज़ाद को मुती और फर्माबरदार बना रखा है। मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा, इससे और इसका ये साफ साफ मतलब है कि फारूक दादा को इसने नहीं कत्ल किया, क्योंकि मैंने कदरे रुक कर ड्रामाई अंदाज में इख्तिसार से सनसनाते हुए लहजे में अपनी बात मुकम्मल कर दी, क्योंकि मुल्ज़िम बैक वक्त दो अलग अलग मकामात पर नहीं पाया जा सकता। बेग साहब, जज की सरसराती हुई आवाज़ ने मेरी समाअत पर दस्तक दी। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जनाबे आली, मैंने रुए सुखन जज की जानिब फेरते हुए कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल फारूक दादा की मौत 25 फरवरी की रात 8 और 9 बजे के दरमियान वाक़ई हुई थी, जबकि इस दौरान में मुल्ज़िम जाए वक़्वा से दूर महमूदाबाद नंबर 3 में मौजूद था, लिहाजा वो किसी भी तौर मकतूल के कत्ल में मुलविस नहीं हो सकता। मेरे इंकशाफ ने अदालत के कमरे में खलबली मचा दी थी। हर तरफ सनसनीखेज़ चमकोइयाँ होने लगी थीं। जज ने हाज़रीन अदालत को खामोशी इख्तियार करने का हुक्म दिया। फिर मुझसे मुखातिब होकर गहरी संजीदगी से कहा, बेग साहब, आप अपने दावे की वजाहत करें। जनाबे आली, मैंने खंगार कर गला साफ किया, फिर बड़े एतमाद के साथ बताना शुरू किया। मुल्ज़िम रोज़ाना सुबह 10 बजे लाइब्रेरी खोलता था, जो कि महमूदाबाद नंबर 3 में वाक़ है, जबकि जाए वक़ुआ मुल्ज़िम की रिहाइश महमूदाबाद गेट के इलाके में वाक़ है। इस जगह को महमूदाबाद नंबर 1 भी शुमार कर सकते हैं। बहरहाल, मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके गहरी सांस ली, फिर अपने दलाइल को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुल्ज़िम सपहर 3 बजे से 5 बजे तक लाइब्रेरी बंद रखता था और फिर 5 बजे से रात 10 बजे तक वो दोबारा लाइब्रेरी में मौजूद रहता था। वक़ुआ के रोज़ भी मुल्ज़िम ने इन्हीं मामूलात के तहत रात 10 बजे लाइब्रेरी बंद करके घर की राह ली थी और लगभग 10:25 पर वो घर पहुंच गया था। उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर रात का खाना खाया। थोड़ी देर के बाद वो सोने के लिए लेट गया था। अगले रोज़ यानी कि 26 फरवरी को 11 बजे दिन लाइब्रेरी से उसने मकतूल फारूक के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब वक़ुआ के रोज़ मुल्ज़िम शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक अपनी लाइब्रेरी पर मौजूद था, तो फिर वो रात 8 और 9 बजे के दरमियान फारूक दादा को कैसे कत्ल कर सकता है?
جج نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ جناب عالی، میں نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، میرا موکل ایک بے ضرر اور معصوم انسان ہے۔ فاروق دادا کے قتل سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اسے کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ ملزم کو باعزت بری کرنے کے احکام صادر کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس تقاضے کو پابند کیا جائے کہ وہ جلد از جلد اصل مجرم یعنی کہ فاروق دادا کے قاتل کو عدالت میں پیش کرے۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج نے گہری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر کہا، بیگ صاحب، کیا وقوع کے روز ملزم کی شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک محمود آباد نمبر 3 میں موجودگی کا کوئی ٹھوس ثبوت عدالت کو فراہم کر سکتے ہیں، خاص طور پر رات 8 اور 10 بجے کے درمیانی وقفے کے حوالے سے؟ جی ضرور، میں نے بڑے اعتماد سے کہا، میں اس سلسلے میں چند زندہ ثبوت عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ زندہ ثبوت؟ جج نے چونک کر مجھے دیکھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ گواہ؟ یس سر، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، گواہ، عینی گواہ، بلکہ عینی گواہان۔ جج نے دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں چند سیکنڈ باقی رہ گئے تھے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، آپ آئندہ پیشی پر صفائی کے گواہان کو عدالت میں لے آئیں۔ اس کے بعد 10 دن کی تاریخ دے کر جج نے عدالت برخاست کر دی۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ کی حالت دیدنی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں رضوان احمد کھڑا تھا۔ رضوان کی پان سگریٹ کی چھوٹی سی دکان تھی جو ملزم کی لائبریری سے ملحقہ تھی۔ رضوان نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد عدالت کو بتایا کہ وقوع کی رات 10 بجے اس نے ملزم کو لائبریری بند کر کے وہاں سے رخصت ہوتے دیکھا تھا۔ رضوان کی دکان آدھی رات تک کھلی رہتی تھی۔ وہ دونوں چونکہ کاروباری پڑوسی تھے، لہٰذا ملزم گھر جانے سے پہلے رضوان سے سلام دعا ضرور کیا کرتا تھا۔ صفائی کا دوسرا گواہ محمد طفیل تھا۔ طفیل کی لائبریری کے سامنے سڑک کی دوسری جانب کپڑے کی دکان تھی۔ طفیل نے بھی اپنے حلفیہ بیان میں عدالت کو بتایا کہ وہ روزانہ کم و بیش 9:30 بجے اپنی دکان بند کر کے گھر چلا جاتا تھا۔ وقوع کے روز جب وہ دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا تو اس نے ملزم کی لائبریری کو کھلا دیکھا تھا اور ملزم بھی لائبریری کے اندر موجود نظر آ رہا تھا۔ جب یہ دونوں گواہ بھگت چکے تو جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا گواہ بھی موجود ہے جو اس امر کا شاہد ہو کہ ملزم وقوع کی رات 8 اور 9 بجے کے درمیان اپنی لائبریری پر موجود تھا؟ عدالتی کارروائیوں کے دوران میں ایک وقت میں صرف ایک گواہی کو کمرے میں لا کر اس کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے اور بعد ازاں حسب ضرورت اس پر جرا بھی کی جاتی ہے۔ باقی گواہ عدالت کے کمرے کے باہر کوریڈور میں چوبی بینچوں پر اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ایک گواہ کا بیان دوسرے گواہ کی گواہی پر اثر انداز نہ ہو۔ جناب عالی، میں نے جج کے استفسار پر نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں کہا، میرے پاس 2 ایسے معزز گواہ ہیں جو اس امر کے عینی شاہد ہیں کہ میرا موکل وقوع کی رات 8 اور 9 بجے کے درمیان جائے وقوع سے دور ایک مسجد میں موجود تھا۔ مسجد میں؟ جج نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ یس سر، میں نے سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ ملزم نہایت پابندی سے عشاء کی نماز ادا کیا کرتا تھا۔ وقوع کی رات وہ 7:47 پر اپنی لائبریری سے نکل کر مسجد میں گیا جو اس کی لائبریری کے نزدیک ہی واقع ہے۔ عشاء کی نماز کا اختتام لگ بھگ 8:30 پر ہوا۔ وہ مسجد سے نکلا اور سیدھا لائبریری جا پہنچا۔ مسجد میں اس کی آمد و شد کے 2 معزز گواہ اس وقت عدالت کے کمرے کے باہر موجود ہیں۔ میں معزز عدالت کی اجازت سے انہیں باری باری گواہی کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پرمیشن گرانٹڈ، جج نے بھاری بھرکم آواز میں کہا۔ سب سے پہلے عبدالوہاب صفائی کے گواہ کے طور پر پیش ہوا۔ جب وہ اپنا بیان ریکارڈ کرا چکا تو میں سوال و جواب کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ میں نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا، عبدالوہاب صاحب، آپ ملزم کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں؟ کافی عرصے سے جانتا ہوں جناب،
اس نے جواب دیا، روزانہ عشاء کے وقت مسجد میں ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ کیا وقوع کی رات بھی آپ کی ملزم سے ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، جب میں مسجد میں داخل ہوا تو یہ وضو کر رہا تھا۔ یہ کم و بیش کتنے بجے کی بات ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت رات کے 7:45 بجے تھے، اس نے جواب دیا۔ میں نے ایک دو ضمنی سوالات کے بعد جرح موقوف کر دی۔ اپنی باری پر وکیل استغاثہ نے بھی صفائی کے گواہ عبدالوہاب پر تیز و تند سوالات کی بوچھاڑ کر دی، تاہم وہ گواہ کی زبان سے ایسی کوئی بات نہ اگلوا سکا جو استغاثہ کے حق میں جاتی۔ عبدالوہاب کے بعد حاجی ستار ملزم کے مسجد میں موجود ہونے کی شہادت دینے وٹنس باکس میں پہنچ گیا۔ اس کے حلفیہ بیان کے ریکارڈ ہو جانے کے بعد ملزم کی بے گناہی میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ حاجی ستار نے عدالت کو بتایا کہ ملزم نے اس سے پچھلی صف میں نماز عشاء ادا کی تھی۔ میں نے جرح کے اختتام پر صفائی کے گواہ سے پوچھا، حاجی صاحب، میرے موکل نے مجھے بتایا کہ وقوع کی رات آپ دونوں یعنی آپ اور ملزم عشاء کی نماز کے اختتام پر مسجد سے ایک ساتھ ہی نکلے تھے؟ جی ہاں، یہ بالکل درست ہے، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مسجد سے نکل کر توفیق اپنی لائبریری کی جانب بڑھ گیا تھا اور میں اپنے گھر کی طرف۔ کچھ یاد ہے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ میں نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وقوع کے روز آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے کتنے بجے نکلے تھے؟ یہی کوئی 8:30 بجے یا 5-10 منٹ زیادہ، اس نے جواب دیا۔ 5-10 منٹ کم نہیں؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ حاجی ستار صاحب، آپ کا مطلب ہے؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں کہا۔ 8:35 یا 8:40؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ تھینک یو حاجی صاحب۔ میں نے صفائی کے گواہ سے سوال و جواب کا سلسلہ موقوف کرتے ہوئے روئے سخن جج کی طرف موڑا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یور آنر، صفائی کے آخری 2 گواہان کے بیانات اور ان پر ہونے والی جرح کے جواب میں یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی ہے کہ ملزم توفیق عمر وقوع کی رات 7:45 سے لے کر 8:40 تک مسجد میں موجود تھا۔ یہ لگ بھگ وہی وقت ہے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مقتول فاروق دادا کی موت کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ ان ٹھوس حقائق کی روشنی میں یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ملزم کسی بھی طور پر مقتول کے قتل میں ملوث نہیں، بلکہ کسی سوچی سمجھی گہری سازش کے تحت اسے اس کیس میں قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ میرے ٹھوس دلائل کے اختتام پر جج نے نگاہ اٹھا کر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور کہا، وکیل صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ وکیل استغاثہ کے پاس کہنے کے لیے کچھ بچا ہوتا تو وہ لب کشائی کرتا۔ صفائی کے آخری 2 گواہان عبدالوہاب اور حاجی ستار نے گویا کہ اس کا پانسا پلٹ دیا تھا۔ اب میرے موکل کے بے گناہ ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ وکیل استغاثہ کے مبہم اور ڈھیلے ڈھالے جواب کے بعد جج نے فیصلے کے لیے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر رسمی سی عدالتی کارروائی کے بعد عدالت نے میرے موکل اور اس کیس کے ملزم توفیق کو باعزت بری کر دیا۔ اس روز روبینہ عرف منی کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں نے آئندہ زندگی کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا۔ ایک پیشہ ور وکیل کی زندگی اتنی مصروف ہوتی ہے کہ وہ اپنے تجربے میں آنے والے تمام افراد کو زیادہ عرصے تک یاد نہیں رکھ سکتا۔ میرا بھی یہی حال ہے۔ ماہ و سال کے بعد میں بوڑھے نوجوان توفیق عمر اور اس کی بیوی روبینہ عرف منی کو بھی بھول بھال گیا۔ ممکن ہے کہ میں انہیں ہمیشہ کے لیے ہی فراموش کر بیٹھتا اگر ایک عجیب واقعہ پیش نہ آیا ہوتا۔ توفیق عمر کی باعزت بریت کے کوئی 1.5 یا 2 سال بعد کی بات ہے۔ ایک روز میں اپنے دفتر میں بیٹھا حسب معمول اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو پورا کر رہا تھا کہ منی مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی۔ وہ خاصی پریشان اور گھبرائی ہوئی نظر آتی تھی۔ رسمی علیق سلیق کے بعد میں نے بے تکلفی سے پوچھ لیا، خیریت تو ہے روبینہ صاحبہ؟ توفیق صاحب کو کیا پھر کسی غنڈے کے قتل کے الزام میں پولیس نے گرفتار تو نہیں کر لیا؟ ایسی کوئی بات نہیں بیگ صاحب، وہ اضطراری لہجے میں بولی، مگر یہ درست ہے کہ میں توفیق صاحب کی وجہ سے سخت پریشان ہوں اور انہی کے اصرار پر میں اس وقت آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا
और गहरी संजीदगी से पूछा, क्या हुआ है तौफीक साहब को? वो शदीद बीमार हैं। वो रुहासी हो गई। पिछले दिनों इन्हें डबल नमूनिया हो गया था। फिर पता चला कि गर्दन तोड़ बुखार है। वो एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में हैं। वो एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। कह रहे थे कि बेग साहब को बुला कर लाओ, मुझे इनसे कुछ ज़रूरी बात करना है। अपनी बात के इख्तिताम पर मुन्नी ने मुतालिका अस्पताल का नाम भी बता दिया। इन दिनों गर्दन तोड़ बुखार नया नया मुतारिफ हुआ था और अगर बर वक्त इसका इलाज न हो पाता तो ये जानलेवा भी साबित हो जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ मेडिकल रिसर्च ने इस खतरनाक बीमारी की खतरनाकी को काफ़ी हद तक कम कर दिया है और इसके इलाज के लिए ज़ूद असर एंटीबायोटिक तैयार कर ली हैं। जहाँ तक उम्र के डबल नमूनिया का ताल्लुक था तो इसके इम्कानात हर लम्हा मौजूद थे। वो बूढ़ा नौजवान जनवरी के महीने में एक सादा शलवार कमीज में आधी आधी रात को घूमता फिरता और बाइक ड्राइव करता पाया जाता था और 65-66 साल का होने के बावजूद भी इसे इस बात पर फख्र था कि वो जवानों से ज़्यादा जवान और तवाना है। इस किस्म के गुरूर और बुलंदोबाग दावे बाज़ औक़ात इंसान को कड़ी मुश्किलात में डाल देते हैं। तौफीक उमर के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ था। ठीक है, मुन्नी की बात पूरी सुनने के बाद मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, मैं कल किसी वक्त अस्पताल जाकर तौफीक साहब से मुलाकात कर लूँगा। कल नहीं, आज ही, मुन्नी ने ताकीदी लहजे में कहा। बेग साहब, तौफीक की हालत अच्छी नहीं है। वो ज़िद कर रहे थे कि मैं आज ही बेग साहब को लेकर आऊँ। ओह, मैंने तशवीश भरी नज़र से मुन्नी को देखा और कहा, उन्होंने बताया तो होगा कि वो मुझसे कोई और क्या ज़रूरी बात करना चाहते हैं। नहीं, वो कतईयत से बोली। मैंने बहुत कुछ पूछा मगर उन्होंने कुछ नहीं बताया। मेरे हर सवाल के जवाब में वो एक ही बात कहते रहे कि मैं बेग साहब से जो भी ज़रूरी बात करूँगा वो तुम्हारे सामने ही करूँगा। ठीक है रुबीना साहिबा, आप मुतमईन होकर जाएं, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। मैं ऑफिस से उठने के बाद सीधा अस्पताल जाकर तौफीक साहब से मुलाकात कर लूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोली। आपने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। मैं तौफीक साहब के लिए बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर्स मुझे तसल्लियाँ तो दे रहे हैं मगर इनके अल्फाज के खोखलेपन से लगता है कि वो ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हैं। खुद तौफीक भी हिम्मत हार चुके हैं। बात के इख्तिताम पर उसकी आवाज़ बोझल हो गई। मैंने कहा, रुबीना साहिबा, मायूसी गुनाह है। आप हौसला पकड़ें और तौफीक की भी हिम्मत बनाने की कोशिश करें। अल्लाह बेहतर करेगा। ये छोटी मोटी बीमारियां तौफीक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने एक बार फिर तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा किया और ये कहते हुए मेरे दफ्तर से रुखसत हो गई। मैं यहाँ से सीधी अस्पताल जाऊँगी और वहाँ तौफीक के करीब रहकर आपका इंतज़ार करूँगी। मैंने उसे यकीन दिलाया कि वो बेफिक्र होकर जाए। रात को ऑफिस से फारिग होने के बाद मैं इस प्राइवेट अस्पताल की जानिब रवाना हो गया जहाँ तौफीक उमर एडमिट था। मज़कूरा अस्पताल मेरे घर के रास्ते में पड़ता था, लिहाजा मुझे किसी खास दुश्वारी का सामना नहीं था। रास्ते भर मैं इसी जोड़े के बारे में सोचता रहा। मैंने मुन्नी के इत्मीनान के लिए कह तो दिया था कि छोटी मोटी बीमारियां तौफीक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर मैं जानता था कि मेरे ये अल्फाज तसल्ली से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। डबल नमूनिया कोई मामूली बीमारी नहीं थी। मेरा जहन इस हवाले से भी बड़े तशवीशनाक अंदाज में सोच रहा था कि वो बूढ़ा नौजवान आईसीयू में लेटे लेटे मुझसे ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करना चाहता था जो मुन्नी के बयान के मुताबिक तौफीक अपनी ज़िंदगी से मायूस होकर कर रहा था। ऐसी सूरत में एक ही बात समझ में आती थी कि वो मुन्नी के हवाले ही से कोई बात करना चाह रहा होगा। इन्हीं सोचों में गलता मैं मुतालिका अस्पताल पहुंच गया। थोड़ी देर के बाद मैं तौफीक उमर के पास था। इस वक्त मेरे, मुन्नी और तौफीक के सिवा वहाँ और कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे देखकर तौफीक की बुझी हुई आंखों में चमक पैदा हुई और वो नकाहत भरे लहजे में बोला, बेग साहब, मुझे यकीन था कि आप ज़रूर आएंगे। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हो सकता है कि ये रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हो। गोया यहाँ आकर आपने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। देखें ना बेग साहब, मुन्नी गुलूगीर आवाज़ में बोली, ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? मैंने तौफीक उमर का हाथ थामते हुए कहा, आप तो हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे। ये क्या हो गया है आपको? हौसला पकड़ें, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होगा कि नहीं?
اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا۔ وہ گویا خلا میں گھورتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، میں نے آپ کو جس مقصد کے لیے اس وقت یہاں بلایا ہے وہ پورا ہو جائے تو میرے ضمیر سے ایک بوجھ اتر جائے گا اور میں سکون سے مر سکوں گا۔ میں نے اور منی نے بیک وقت تشویش بھری سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ہماری نگاہیں دو خطرناک بیماریوں میں جکڑے بوڑھے نوجوان پر ٹک گئیں۔ وہ خوابناک انداز میں بتانے لگا، بیگ صاحب، فاروق دادا کو میں نے قتل کیا تھا۔ کیا؟ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ منی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، بیگ صاحب، لگتا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، جب یہ ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بلانے کی، وہ نکہت مگر تحقیرانہ انداز میں بولا۔ جب تک میری بات مکمل نہ ہو جائے تم دونوں کو توجہ سے سننا ہے، اس کے بعد جو جی میں آئے کرتے رہنا۔ ہم دونوں ہمتاً گوش ہو گئے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولنے لگا، اس شیطان سے نجات کا اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز پہلے جب میرا اس سے جھگڑا ہوا تھا تو رات کو میں نے اپنے گھر کی چھت پر ایک بلاک رکھ دیا تھا۔ آئندہ روز یعنی بقوا کی رات ٹھیک 8:15 بجے میں اپنے گھر کی چھت پر موجود تھا۔ تاہم منی میرے منصوبے سے یا چھت پر موجودگی سے قطعی طور پر واقف نہیں تھی۔ پوری گلی کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ میں نے اس مقصد کے لیے اپنے گھر سے دور ایک چھت کا انتخاب کیا اور پھر مختلف چھتوں سے ہوتے ہوئے اپنی چھت پر آ گیا۔ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے مذکورہ گھر والوں سے کیا بہانہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ اہم نہیں ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، مگر بقوا کی رات تو آپ 7:45 پر مسجد کے وضو خانے میں عشاء کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے، اور اس امر کی تصدیق صفائی کے گواہ عبدالوہاب نے کی تھی۔ عبدالوہاب نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا، وہ ناتواں آواز میں بتانے لگا۔ عبدالوہاب نے مجھے وضو کرتے دیکھا تھا، مگر میں وضو خانے سے چپکے سے نکل آیا تھا اور آئندہ 20-25 منٹ میں اپنے منصوبے کے مطابق اپنے گھر کی تاریک چھت پر موجود تھا۔ لگ بھگ 8:30 بجے فاروق ہمارے گھر کے پچھواڑے پہنچا۔ میں نے اس کے جثے اور قد کاٹ سے اسے فوراً پہچان لیا۔ ویسے بھی اس وقت کچرے پر کسی کی آمد کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ جانوروں کی آواز نکالنے سے پہلے اس نے گردن جھکا کر اپنی ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھنے کی کوشش کی۔ بس میں نے اسی لمحے کو غنیمت جانا اور اس کے سر کا نشانہ لے کر بلاک کو ہاتھوں سے آزاد کر دیا۔ میری خوش قسمتی اور فاروق کی بدبختی کہ وزنی بلاک آنے واحد میں اس کی کھوپڑی کے عقبی حصے پر جا کر لگا اور وہ کوئی آواز نکالے بغیر اگلے ہی لمحے کچرے کے ڈھیر پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے 5 سے 10 منٹ تک چھت کی تاریکی میں کھڑے ہو کر اس کے اٹھنے کا انتظار کیا، مگر اس کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش پیدا نہیں ہوئی، جس سے مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ فاروق اس جہاں سے اس جہاں میں منتقل ہو چکا تھا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر نحیف سی آواز میں بولا، اللہ کا شکر ہے کہ اس رات میرا نشانہ خطا نہیں گیا، ورنہ صورتحال مختلف ہوتی۔ اس مردود کو جہنم حاصل کرنے کے بعد میں اپنی لائبریری چلا گیا تھا اور پھر معمول کے مطابق رات 10 بجے لائبریری بند کر کے گھر آ گیا تھا، اور وہ جو میرے ذہن میں سنسنی خیزی نے ادھم مچا رکھا تھا۔ حاجی ستار کے بیان کے مطابق آپ نے نہ صرف اس سے پچھلی صف میں نماز عشاء ادا کی تھی، بلکہ اس رات آپ دونوں 8:30 اور 8:45 بجے کے درمیان ایک ساتھ مسجد سے باہر نکلے تھے۔ اس مشن کی تکمیل میں حاجی ستار نے میرا بہت ساتھ دیا تھا بیگ صاحب، وہ ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ 6 ماہ پہلے حاجی صاحب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، بہت ہی ہمدرد اور نیک انسان تھے وہ۔ ستار میرے حالات سے بخوبی آگاہ تھا۔ جب میں نے اسے اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا اور درخواست کی کہ اسے میری جائے وقوع سے دور موجودگی کے حوالے سے ایک جھوٹ بولنا ہے، تو لمحاتی سوچ بچار کے بعد وہ میری مدد کرنے کو تیار ہو گیا۔ حاجی ستار بھی فاروق سے شدید نفرت کرتا تھا۔ کئی مرتبہ بازار میں آتے جاتے فاروق نے اس کی بیٹی رخسانہ کے ساتھ بھی بدتمیزی کی تھی۔ گویا توفیق عمر اپنی بات کو مکمل کر کے گہری گہری سانسیں لینے لگا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ لوگوں نے امداد باہمی کے اصولوں پر عمل کیا تھا،
اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں اور گہری گہری سانسیں لینے لگا، جیسے اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہو۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ فاروق کا قاتل تھا، تاہم یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس شخص نے بڑھاپے میں جوانوں والا کام دکھا کر خود کو بوڑھا جوان ثابت کر دیا تھا۔ توفیق عمر کے انکشافی اقبال جرم پر میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اللہ آپ کو جلد سے جلد صحتیاب کرے۔ میں نے دعائی الفاظ کے ساتھ واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ اگلے روز جب میں عدالت جانے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا تو منی کا فون آ گیا۔ میں نے ہیلو کہا ہی تھا کہ وہ نمناک آواز میں بولی، بیگ صاحب، آج صبح توفیق کا انتقال ہو گیا ہے۔ اوہ! میں ایک افسردہ سانس خارج کر کے رہ گیا۔ رات ICU میں توفیق کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ چند پل کا مہمان ہے۔ پھر اس نے خود بھی بڑے وثوق سے کہا تھا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہو۔ اور واقعی گزشتہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوئی تھی۔